वेलकम गाइस। काफी टाइम के बाद हम फिर से मिल रहे हैं, बट इट हैज बीन अ टाइम ऑफ मोर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। बट अब हम ये चाहते हैं कि ये वक्त वापस आ गया है कि हम क्लब के साथ जुड़े, क्लब को सपोर्ट करें, बिकॉज इट्स दीज आर द टफ टाइम्स दैट प्रॉब्ली फैंस आर मेंट टू सपोर्ट देयर क्लब्स। तो बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि क्लब एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है। प्रॉब्लम फेलियर की नहीं है, शायद प्रॉब्लम इस बात की है कि आगे क्या होगा इसका कोई कुछ गेस ही नहीं कर पा रहा है। जितने दाव हमने लगाए थे वो सब अब थोड़े से उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। बड़ा डर सा लग रहा है। देयर इज नो क्लैरिटी कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस ऑन इट गाइस, क्योंकि बहुत साल हो गए हम सब मिलके यूनाइटेड को फॉलो कर रहे हैं। हमारे अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं और आई बिलीव इट्स समटाइम्स एज गुड एज एनी पर्सपेक्टिव जो हम सुनते हैं टेलीविजन पे या फ्रॉम अ लॉट ऑफ आवर एक्स प्लेयर्स। तो आज हम खुल के चर्चा करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट अप, जस्ट टू बिफोर वी डाइव इनटू द रियल ट्रबल्स और द रियल इश्यूज दैट आर फेसिंग अस, हम बात करते हैं इंटरनेशनल मैचेस की, जहाँ पे अब हमारे काफी सारे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, बट आइए सुनते हैं। अभिमन्यु, कल एक बहुत बड़ा मैच था, द वर्ल्ड चैंपियंस वर्सेस द यूरोपियन चैंपियंस, वर्सेस फ्रांस। फ्रांस का होम गेम था, तो हमारे दो मिडफील्ड टैलिस्मैन एक दूसरे को फेस कर रहे थे, पॉग्बा और ब्रूनो। तो मैच तो टाइट था, स्कोर 0-0 था। मार्शियल लास्ट में थोड़ी देर के लिए आए थे। बट व्हाट डू यू थिंक, उस मैच में कुछ देखने को ऐसा मिला जो कहीं ना कहीं हमें किसी तरह से हमें इनकरेज करता है कि हम कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सके कमिंग वीक्स में? फिर मैच में अगर ओनली पॉजिटिव जो था वो था पॉग्बा की गेम। ठीक है, लास्ट वीक से कुछ वीक से पॉग्बा की गेम इतनी फॉर्म में नहीं है पॉग्बा। बट अगर आप कल का मैच देखो तो उसमें आप देखा, अब वही है कि वो फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है पॉग्बा की गेम। अब कल की फॉर्मेशन में आई थिंक उनके पीछे कांटे थे, उनके साथ राबियो खेल रहे थे शायद। इट वाज अ डायमंड फॉर्मेशन। तो अगर ऐसी फॉर्मेशन में खेलना चाहती है यूनाइटेड तो उस फॉर्मेशन में बहुत सूट करता है पॉग्बा का वो रोल। ठीक है, अब जो हम नॉर्मल सिचुएशन खेलते हैं उस टाइम मैटिच होते हैं बिल्कुल डिफेंस पे और ब्रूनो ऑलमोस्ट अटैकर्स के साथ ही खेल रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में पॉग्बा पे शायद ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड है बीइंग अ यूनाइटेड प्लेयर। पर स्टिल मतलब अगर हमें उनका बेस्ट चाहिए तो मे बी वी कैन प्ले हिम इन अ डायमंड फॉर्मेशन। ठीक है, मैटिच को पीछे खिला लो, पॉग्बा वेंड बीक हो गए और अटैकिंग मिडफील्ड में आप ब्रूनो को खिला सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में कोई एक ये पॉजिटिव लगा उस चीज़ में। बाकी ब्रूनो का मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था, क्योंकि उन्हें तीन चार बार उन्हें हेड इंजरी हुई। मतलब एटलीस्ट ही वाज नॉट डाउन, ये तो अच्छी बात थी। पर उनके स्टिल पे 2-3 बार इंजरीज हुई, तो आई वाज रियली वरीड अबाउट हिम। बट वैसे मैच ठीक था, पॉग्बा के अच्छा था और मार्शल एंड में आए थे, एक हाफ अ चांस था, मतलब वो नहीं स्कोर हुआ। बट ओवरऑल आई थिंक पॉग्बा के पर्सपेक्टिव से इट वाज अ गुड मैच। आई थिंक सेकेंड हाफ में पॉग्बा उभर के आए, ऐसा मुझे भी लगा। बट जतिन, अगर बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है जो शायद ओले को स्टडी करना ज़रूरी था, और उस स्टैट को देखने के बाद शायद पार्टे की डील बहुत चुभने लगेगी हमें। तो एनगोलो कांटे और पॉल पॉग्बा ने फ्रांस के लिए 25 मैचेस साथ में स्टार्ट किए हैं बेसिकली, और उनमें से 19 में फ्रांस को जीत मिली और 6 ड्रॉज हैं। तो दे हैव नेवर बीन बीटन व्हेन पॉग्बा एंड कांटे स्टार्ट टुगेदर इन मिडफील्ड। तो यही पॉग्बा शायद हम खरीदना चाहते थे, और मिला हमें कुछ अलग टाइप का पॉग्बा है, या शायद वो कांटे ही हमें नहीं मिल पाया है जिसकी जरूरत थी। तो व्हाट डू यू थिंक, वह कुछ सीख सकते हैं ओले, इससे कुछ चेंजेस ला सकते हैं आने वाले मैचेस में? अगर मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव दूं तो मुझे लगा कांते, अगर हम लास्ट सीजन के स्टार्ट से देखें, इवन हम अगर पिछले सीजन, उससे पिछले सीजन में भी जाए जहाँ पे सारी थे, तो उनका फॉर्म कोई स्पेक्टेकुलर नहीं है। एक अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट दी थी। अब वही बात आ रही है उनके क्लब पे भी कि क्या
कांते अपनी बेस्ट पोजीशन पे खेल रहे हैं, अपने क्लब नहीं खेल रहे। जॉर्जिनो जब से आए हैं उनका प्लेस खा गए हैं और उन पे वो सूटेबल, पर्टिकुलरली जब से मैटिच का भी डिपार्चर हुआ है, कांते भी अपने टॉप ऑफ द टॉप फॉर्म पे नहीं है, बेसिकली उनका जेलअप नहीं हो रहा। सेम सिचुएशन हमारे साथ पोग्बा की है। बट एक बात सभी को आई थिंक सो हमें समझनी चाहिए, जैसे ईडन हैजार्ड थे ना चेल्सी पे, एक सीजन का अच्छा जाता था, एक सीजन बुरा जाता था, एक सीजन अच्छा जाता था, एक सीजन बुरा जाता था। इनके साथ तो वो कहानी भी नहीं हो रही है, इनके साथ तो बुरा 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 ही सीजन जा रहा है। मुझे लगता है ऑफ कोर्स जब हम देखते हैं ना मेसी को बार्सिलोना पे कि अच्छे प्लेयर को, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स की जरूरत होती है एक बहुत ही कंसिस्टेंट बनने पे और टॉप क्वालिटी मैचेस जीतने में। फॉर एग्जांपल बर्नार्डो सिल्वा भी बेंच पे ही बैठते हैं, बट मतलब बर्नार्डो सिल्वा कोई भी टीम में जाएंगे ना यूरोप में, बहुत सी टीम है जिसको रेगुलरली स्टार्ट करेंगे, बट ये मैनचेस्टर सिटी की खासियत है कि वो बेंच पे खुश रख पा रहे हैं उनको। हम पोग्बा के साथ वो ऐसा भी नहीं कर सकते। फिर क्या है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस ना बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचता है, हर फैन का अपना डिफरेंट ओपिनियन है और सबसे अच्छी वॉइस भी हमारे पास है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो। फैन पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग तरीके के जुड़ते हैं। उसमें चक्कर क्या बन जाता है, कुछ लोग पॉल पोग्बा को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो सपोर्ट नहीं करते, जैसे ट्रांसफर अभी उन्होंने बोला कि रियल मैड्रिड जाना मेरा ड्रीम है, तो क्या होता है ना कि आप वो 1-2-3 हफ्ता होता है ना ऐसा, उसमें सभी बोलते हैं कि नहीं पोग्बा को भेज दो, पोग्बा को भेज दो, और स्टोरी भी आने, जैसे वरान की स्टोरी आ गई अभी की स्वैप डील हो जाएगा इससे। सी मैनेजर तो वो जोसे मौरिन्यो भी को बुरे मैनेजर नहीं है, सभी इस बात से तो एग्री करेंगे ही, वो भी पोग्बा से बेस्ट नहीं निकाल पाए और ओले गुनर सोल्शायर चलो हम उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। बट अब आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चाहिए यूनाइटेड पे, क्योंकि चक्कर क्या है ना, सी लैपोर्ट फ्रांस के लिए नहीं खेलते हैं तब भी वो जीतते हैं क्योंकि मोर देन एम्पल नंबर ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल है उनके पास सेंटर बैक पार्टनरशिप है। अगर आप डीडी डिशॉम्स की वो मैनेजमेंट को देखें तो बहुत स्टबर्न है, वो बेंजेमा को नहीं खिलाते हैं तब भी मैच जीतते हैं। वो एक तरीका होता है जिसमें प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिले। मुझे सबको पता है कि पोग्बा की पोजीशन नहीं है वो जहां वो खेल रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या, आप अटैकिंग एबिलिटी को, मैटिच मेरे को लगता है इतने सूटेबल प्लेयर है कि अगर आप उनको अकेले भी बोलेंगे ना डिफेंस करने को तो वो कर लेंगे। चक्कर क्या है कि बार बहुत आगे जा रहे हो, मुझे लगता है उतनी बार पोग्बा आगे जाए तो हमारे 3 चांसेस और बढ़ेंगे। और चक्कर क्या हो रहा है ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में ना एक मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक एटमॉस्फेयर ना बहुत नेगेटिव है। क्योंकि आप जब देखते हो रोमेरो के साथ हम क्या कर रहे हैं, मतलब यार कोई सर्विस देता है अपने क्लब को ऐसा और आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो। हमारी तरफ से भी तो प्लेयर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं, हम आर्सेनल को मॉक करते थे ना 4-5 साल पहले कि यार ये प्लेयर को ऐसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करते हैं। हम इस समय अगर प्रीमियर लीग प्लेयर को ट्रीट करें तो न्यूकासल और हमारे में कोई फर्क नहीं है देखा जाए तो, बट न्यूकासल के प्लेयर इतने बड़े नहीं है, हमारे प्लेयर बहुत बड़े हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं तो मैं पोग्बा से भी क्या एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि आपके पास सिचुएशन ही नहीं है। जैसे कांते की सिचुएशन चेल्सी में वैसे ही पोग्बा की सिचुएशन हमारे पास है। और सबसे बुरी बात पता क्या है कि हम एक ऐसे प्लेयर को मिस करके, मुझे लगता है क्वालिटी वाइज कोई अग्री नहीं, कोई सब अग्री करेंगे अगर पॉल पोग्बा स्टार्टिंग से यूनाइटेड के अपनी 30 या 32 साल की उम्र पे रहते तो जितना अच्छा करियर जिदान का था एज अ प्लेयर वो भी अपना उतना अच्छा करियर कर सकते थे। नोइंग द फैक्ट कि उसका यूवेंटस का करियर टॉप क्लास था। बट वही है, अब पॉल पोग्बा को भी अपने आप में देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पहले भी बोला कि आप बोलते हैं कि आप इतने बड़े एजेंट को बोल नहीं सकते, यही सिचुएशन है। मुझे लगता है कि हम पॉल पोग्बा से बेस्ट निकाल सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हमारी टीम एक एटमॉस्फेयर अच्छा हो और अगर वो साथ में लीडरशिप ले। थर्ड सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए ना छोटे छोटे एम बनाने पड़ेंगे आपको। पॉल पोग्बा से अब जैसे मैं बोलता हूँ हामिस रोड्रिगेज सपोज करो एवर्टन पे आए, उनको बोला होगा कि आप 2 गोल मारिए 3 मैचों में, 2 गोल 2 असिस्ट, 2 गोल 1 असिस्ट। हमको भी पॉल पोग्बा को, क्योंकि द मोमेंट जब वो गोल स्कोर करने लग जाएंगे ना तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी चाहे कितना भी बैड खेलें। पोग्बा और ब्रूनो 2 प्लेयर्स जिसको आई थिंक हम हमेशा से साथ में अच्छा खेलते हुए देखना चाहते थे, बट शुरू से ही सारे एक्सपर्ट्स को एक डाउट सा था ब्रूनो की साइनिंग से कि क्या ये पॉल पोग्बा के लिए गुड बाय मैसेज है कि वो सिर्फ ब्रूनो को उस रोल में हम खिलाएंगे और पोग्बा शायद हम मूव ऑन करें। फिर कोविड हैपेंड एंड थिंग्स चेंज्ड। बट बात करें अगर इसकी कि ब्रूनो फर्नांडिस एक अलग रोल में नजर आए फिर से पोर्टुगल के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम उनको, जैसा अभिमन्यु ने शुरू में कहा कि वो ऑलमोस्ट एक फॉरवर्ड की तरह खेलते हैं यूनाइटेड में, आप कह सकते हैं कभी कभी तो वो मार्शियल से भी आगे खेलते हैं, तो जब जिसकी शायद हमें जरूरत भी रहती है एट टाइम्स। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आज की डेट में आप 4-4-2 स्ट्रेट खेल के पोग्बा जैसे मिडफील्डर के साथ शायद और ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। तो ब्रूनो फर्नांडिस का परफॉर्मेंस एक सॉलिड टीम में कल बहुत डिसेंट रहा। बॉल उन्होंने गिव अवे किए बट आई थिंक डिसेंट परफॉर्मेंसेस थे। तो क्या इस तरह का कुछ ओले ट्राई कर सकते हैं
जीत, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली डिफिकल्ट ये कहना कि पॉल पॉगबा को डिफेंसिव ड्यूटीज करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि पॉल पॉगबा में वो है, इजंट इट? अर्नब, डिफेंसिव ड्यूटीज करने को शायद वो रेडी नहीं है या उनमें वो एबिलिटी नहीं है। ये बात एक्चुअली ये बहुत डिस्कस हो चुकी है। हमारा जो 4-2-3-1 फॉर्मेशन है, और अगर हम कल फ्रांस के साथ जो पॉल पॉगबा की पोजीशनिंग थी, कल के मैच में मुझे ऐसा लगा कि पॉगबा काफी डिसिप्लिन्ड थे। डिफेंसिवली भी वो वापस आ रहे थे, ट्रैक बैक कर रहे थे, ही वाज पुटिंग इन टैकल्स, एंड एक दो बार मैंने बॉक्स में भी उनको देखा, एक हेडर भी उन्होंने लिया था। तो अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा यूनाइटेड के अगेंस्ट क्यों नहीं देखने, यूनाइटेड के साथ क्यों नहीं देखने को मिलता हमें, ये वैलिड क्वेश्चन है। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता ना कि ये जो 4-2-3-1 भी हम खेलते हैं, इसमें पॉगबा इज, आई पर्सनली डोंट फील कि पॉगबा इज स्टिल दैट बिग अ प्रॉब्लम। प्रॉबली ये है कि मैटिच, अब जैसे अगर हम कांटे और मैटिच को कंपेयर करें, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि हम एक सिटर, फ्रांस में पॉगबा को कांटे एज अ सिटर मिल रहे हैं और यहाँ मैटिच मिल रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है मेरे ख्याल से। द अमाउंट ऑफ ग्राउंड जो कांटे कवर कर रहे हैं और उसके वजह से जो पॉगबा को कवर करना पड़ रहा है वर्सेस यूनाइटेड में सिचुएशन, वो बहुत अलग हो जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैटिच अच्छा प्लेयर नहीं है, बट उस कॉम्बिनेशन में आई थिंक दिस इज हाउ इट इज कमिंग आउट टू बी। तो अगर हम बात करें जैसे फ्रेड के साथ अगर पॉगबा खेलते हैं, तो उस मोमेंट में फ्रेड की एनर्जी ज्यादा काम आएगी वहां पर, द अमाउंट ऑफ ग्राउंड ही कवर्स अप, बट फिर हमें वो कामनेस नहीं मिलती है या वो एक्सपीरियंस जो मैटिच के पास है, स्पेशली प्रीमियर लीग में। तो ये मुझे लगता है ऐसा कि 2-man मिडफील्ड डबल पाइवोट में पॉगबा को आई स्टिल डोंट सी एज अ प्रॉब्लम। आई फील कि द प्रॉब्लम इज अलॉन्गसाइड हिम, ये मुझे लगता है। बट एट द सेम टाइम ये एक बात यहाँ पर ये भी है, जैसा आपने कहा, ब्रूनो की परफॉर्मेंस जो कल थी, ही वाज नॉट अ नंबर 10 और अ शैडो 9 जो वो यूनाइटेड में खेलते हैं, ऑलमोस्ट मार्शियल के आगे चल जाते हैं बहुत बार। तो वो फॉर्मेशन हम एक्चुअली खेल सकते हैं इफ वी एक्चुअली गेट अ गुड डिफेंसिव मिडफील्ड है। अगर हम वो फॉर्मेशन अभी खेलने की कोशिश करते हैं, तो आई डोंट फील कि मैटिच हैज द लेग्स एनीमोर कि वो एक प्रॉपर 6 की तरह खेल सके, और एट द सेम टाइम फ्रेड में मे बी वो लेग्स है, बट प्रॉब्ली वो मैटिच वाली कामनेस और वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक लोन 6 की तरह खेल पाए। तो ये एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है जिसको कवर करने के लिए मुझे लगता है कि ओली मैटिच और पॉगबा या फ्रेड और पॉगबा को खिलाने की कोशिश करते हैं 4-2-3-1 में। बट हम अपने मिडफील्डर्स को, लाइक अगर हम पॉगबा को एसेस करें इन बातों पे कि वो कितने गोल्स मार रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस तो नेसेसरी है फॉर अ मिडफील्डर लाइक पॉगबा। फिजिकली डोमिनेटिंग है तो हेडर्स होने, ही हैज टू मेक दोस थर्ड मैन रन्स, एंड इन चीजों पे ओली को टैक्टिकली काम करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि हमें इन टर्म्स ऑफ गोल्स एटलीस्ट ऐसे टारगेट्स रखने चाहिए पॉगबा के कि उन्हें 15 गोल मारने हैं सीजन में, स्पेशली जब तक वो 6 पे खेल रहे हैं। तो हाँ, बट देन स्टिल आई फील कि वो 6 पे खेल के भी 8 से 10 गोल डबल डिजिट्स भी मैनेज कर सकते हैं, which I would say is a very good number. But at the same time, like what I want more from Pogba is that I want to see him dominating midfields. हमने स्पर्स वाले मैच में भी देखा, पैलेस वाले मैच में भी फॉर दैट मैटर हमने देखा कि वी वर गेटिंग ओवर डोमिनेटेड इन मिडफील्ड। तो अगर मेरे पास पॉल पॉगबा जैसा मिडफील्डर है, तो probably if I can set up the tactics, to the most I would want from Pogba is to dominate the midfield, control the game, और उनके पास passing range और passing range not just on the air, through the lines। हमने लास्ट सीजन कुछ बहुत अच्छे गोल्स देखे जो मेसन, ब्रूनो और मार्शियल ने क्रिएट किए थे, जो कि एक्चुअली पॉगबा ने इनिशिएट किया था। तो दैट इज व्हाट आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम पॉगबा, रादर देन ये वाली बात कि हम उन्हें और ऑफेंसिव पोजीशंस में डाले। दैट इज ऑब्वियसली अगर वो 4-3-3 में एक फ्री 8 की तरह खेलते, दोनों ब्रूनो और पॉगबा खेलते, तो प्रॉब्ली वो बेटर होगा। बट कंसीडरिंग जो अभी है, आई थिंक इट इज स्टिल फाइन। आई थिंक ही विल डू वेल इन द डबल पाइवट एज वेल। पॉगबा डेफिनेटली जो आपने कहा उस तरह से मैटिच पॉगबा को प्रॉब्ली एक सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं मैटिच probably does not have the legs anymore कि वो अकेले वो खेले, या फिर सिर्फ क्योंकि Pogba is going to drift ahead and he is probably not going to come back। तो ब्रूनो का इसीलिए परफॉर्मेंस मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अगर ब्रूनो नंबर 8 खेल सकते हैं तो Pogba इन मिडफील्ड में उसी तरह से बेहतर खेले हैं।
फ्रांस के साथ rather than in a two-man midfield and a guy who is playing almost like a striker. तो और एक और इंसान है जो कल, एक और प्लेयर जो कल 3 मैन में के एक सेटअप में ज़्यादा बेहतर लगा, ज़्यादा कंपोज लगा, मुझे हैरी मैग्वायर. तो अभिमन्यु कल फिर से 3 मैन सेंटर बैक ग्रुप में उन्होंने खेला. इंग्लैंड बहुत टाइट खेलती है, वो हेंडरसन और डेक्लन राइस भी खेल रहे थे उनसे आगे, ये भी मानना पड़ेगा. बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मैग्वायर का. पासिंग रेंज बहुत अच्छा लगा उनका, प्रेशर में उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए. तो हाउ डिड यू सी द होल इंग्लिश परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग अ पेनल्टी बाय रैशफोर्ड एंड उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी? तो स्टार्टिंग विद हैरी मैग्वायर, ठीक है उनके पास पेस नहीं है, वो सबको पता है, ठीक है. तो इसी वजह से लुकाकू ने भी 1-2 बार उन्हें बुली करने की ट्राई करी थी और आई थिंक सक्सेसफुली कर भी लिया था, ठीक है. हैरी मैग्वायर आई थिंक इज अ प्लेयर जो कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं. अगर उनके पास 5-10 मैचेस का रन अच्छा गया तो उनकी गेम बेटर होती रहेगी, ठीक है. तो पहली बात तो एक तो लीडरशिप क्वालिटीज उनमें नहीं है, ठीक है. वो बात तो आई थिंक सबको अब तक पता लग चुका है कि आई डोंट थिंक ही इज द राइट कैप्टन फॉर अस. और अगर उनसे कैप्टनसी हटा भी दी जाए, ठीक है, और उन पे शायद उस बात का प्रेशर भी कम हो जाएगा और आई थिंक ही कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे. तो वही एक बात है, बैक 3 आई डोंट थिंक यूनाइटेड शुड प्ले. बहुत डिफेंसिव हो जाता है, बस काउंटर में हम खेलेंगे. फिर बैक 3 में हम क्या करेंगे, लिंडलॉफ, मैग्वायर, शॉ खेलेंगे. राइट बैक पे वैन बिसाका हो जाएगा और लेफ्ट विंग बैक पे टेलेस हो जाएगा. तो आप 5 डिफेंडर साथ खेल रहे हो जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ टेलेस अटैक कर सकता है. वो भी अब तक हमने देखा नहीं है, वो भी हमारी लीग में उसने नहीं करता. तो आई डोंट थिंक वो करना चाहिए. और अगर हम 2 सेंटर बैक से भी अपने बंदे को यार मार्किंग नहीं कर पाते तो टीम में और कंफ्यूजन होगी, ये चीज़ बहुत दिक्कत वाली होएगी. और हैरी मैग्वायर ठीक है कल अच्छा खेले, पासेस भी आई थिंक 83 कंप्लीट करे आउट ऑफ 85. वो सब ऑन पेपर स्टैट्स अच्छे हैं, बट अगर आप मैच देखो तो वही सिमिलर इश्यूज जो यूनाइटेड में भी हैं. कोई एक क्रॉस आ रहा है उस पर ही वोंट गिव 110% कि यार मेरे को उसको क्लियर करना है. जो हमने देखा है हमारे पुराने ग्रेड्स में, फर्डिनेंड, वेडेच जैसे प्लेयर थे हमारे पास, जो वो सब कैपेबिलिटीज हैं, वो एक एक्स्ट्रा एज देना अपनी परफॉर्मेंस में, वो सब मिसिंग होता है हैरी मैग्वायर की साइड से. तो आई थिंक अगर उस पर काम कर लें और उनसे कैप्टनसी हटा दें और उनको थोड़ा प्रेशर, और आई थिंक उनको टाइम ऑफ दे देना चाहिए यार. मे बी देखो उनके अगस्त में जो भी ग्रीस में हुआ, ठीक है, कहने को अगर उसका इफेक्ट नहीं है बट स्टिल एक साइकोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है उसका एक आफ्टर इफेक्ट्स हो हैरी पे, ठीक है. मोर ओवर कैप्टनसी का प्रेशर है, यूनाइटेड परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. और एंड आई थिंक हैरी मैग्वायर शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम यूनाइटेड, ठीक है. हम सब बात करते हैं लिंडलॉफ या बेली में से एक कोई खेले, बट क्या कोई ऐसा मैच है लिंडलॉफ ने जिसने एक मैच में 3 गोल खाए अपनी गलती में से? सिर्फ एक मैच में खुशी लिंडलॉफ ने आज तक 3 गोल नहीं खाए अपनी गलती में. 1-2 फिर भी देखे हमने, कभी नहीं हुआ कि 3 खाए. बट हैरी मैग्वायर की डायरेक्टली गलती थी, अपने बंदे को टैकल कर रहे हो यार आप, इतना सिंपल फ्री हेडर छोड़ के. वो ये सब बातें हैं कि मे बी उनको रेस्ट देना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस में ज़्यादा फोकस होना चाहिए उनका. तो वो सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हैरी मैग्वायर को ड्रॉप करना चाहिए. और सिर्फ हैरी मैग्वायर भी नहीं, और भी जिस प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उन सबको करना चाहिए, ठीक है. और राशफोर्ड की बात देखा जाए तो आई थिंक राशफोर्ड स्लोली फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है. इस सीजन के स्टार्टिंग में देखा है तो टॉटनहम वाला मैच भी देखो आप, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, बट जब भी राशफोर्ड को मौका मिला है काउंटर बनाने का, ही रैन लाइक एनीथिंग, ठीक है. उन्होंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा, ठीक है. सर्विस नहीं थी, मैच हम हार चुके थे, वो बात अलग है, बट स्टिल आप एक कमिटमेंट देख रहे हो उनकी तरफ से. और सिमिलरली इंग्लैंड के मैच में भी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे थे स्किल्स अपनी, बट वो कुछ नहीं हुआ पड़ा. बट एक पेनल्टी का जो गोल है वो डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा. एंड आई थिंक राशफोर्ड का फॉर्म में आना यूनाइटेड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. He is one of the most important players of our squad. He is as important as Martial, Bruno Fernandes, and Greenwood. Even more important than Paul Pogba, because Pogba का हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, हम वैंडर भी खिला सकते हैं उस पोजीशन पे, पर हमारे पास राशफोर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. डैन जेम्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल गिरी हुई है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा हुआ है. वी डोंट हैव एनी प्लेयर जो एक्चुअल में राशफोर्ड को रिप्लेस कर सकता है. तो आई थिंक कल का गेम उनका कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप करेगा, एंड इट विल हेल्प हिम इन दिस सीजन. होपफुली विल सी इट. जीत को आई नो 5 डिफेंडर फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो प्रेफर करते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है. और 6 गोल कंसीड करने के बाद अगर ओले एक 5 मैन डिफेंस की तरफ मूव करते हैं तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल बी एबल टू क्वेश्चन हिम मच.
तो इट्स अ सेफ डिसीजन राइट नाउ, इट्स समथिंग दैट लुक्स पॉसिबल, और हैरी मैग्वायर को भी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो डू यू थिंक न्यूकासल मैच में उस साइड मूव करेंगे हम? ना मुझे लगता तो नहीं है कि न्यूकैसल मैच में मूव करेंगे, बट आपने कहा कि 5 मैन डिफेंस मेरी प्रेफरेंस है। एक्चुअली आई वुड रादर कॉल इट अ 3 मैन डिफेंस, बिकॉज मेरे प्रेफरेंस में तो विंग बैक्स बहुत अटैकिंग होने चाहिए, और मुझे ये अच्छा लगता है सिस्टम, और मैं काफी थॉट दिया है इसके पीछे की, बिकॉज फॉर एग्जांपल हैरी मैग्वायर की अगर बात करें तो प्रॉब्ली ही विल लुक रियली गुड इन अ 3 मैन डिफेंस, प्रोवाइडेड कि जो दोनों प्रोवाइडेड की जो दोनों आउटसाइड डिफेंडर्स है दे आर कंफर्टेबल गोइंग आउट, सबसे पहली बात कि दे आर क्विक when it requires to be covered up for Maguire's lack of pace, and with defenders जो comfortable है बॉक्स छोड़ के बाहर जाके प्रेस करके 1-on-1 में भी टैकल करना, या वो फिजिकल एबिलिटी हो, तो वैसे 3 मैन डिफेंस में आई थिंक हैरी मैग्वायर बहुत अच्छे लगेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जोनल मार्किंग में उतने बुरे हैं हैरी मैग्वायर। ठीक है 3 गलतियां उनकी हुई, मैं थोड़ा सा अभिमन्यु से डिसएग्री करूंगा, हालांकि मैं भी नहीं अग्री करता हूं कि हैरी मैग्वायर बहुत अच्छे कैप्टन है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी एनीवन अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो राइट नाउ जो कि कैप्टन मटेरियल हो हमारी टीम में। लोग बात कर रहे थे डेविड डिहाया के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली इतने एक्सपीरियंस और बड़े प्लेयर यूनाइटेड के होने के बाद अनफॉर्चुनेटली अब हाल फिलहाल में फॉर्म उनका खराब रहा है, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है उनको कैप्टनसी मिलनी, तो प्रॉब्ली ब्रूनो ही ऑल्टरनेटिव है जो बस जनवरी में ही आए हैं, तो वो भी शायद ओले उतना बड़ा कार्ड नहीं प्ले करना चाह रहे। तो आई थिंक कि ठीक है, डेफिनेटली आई वुड अग्री कि आई डोंट थिंक कि मैग्वायर इज द बेस्ट कैप्टन, बट आई डोंट थिंक कि कैप्टनसी उनसे हटानी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे इस सिचुएशन में भी ऐसा लगता है कि मैग्वायर प्रॉब्लम है, देयर आर इश्यूज विद हिम, बट उनसे ज्यादा बड़ा इशू अभी भी उनके साथ वाले डिफेंडर में है, बिकॉज अगर मैग्वायर को ड्रॉप करके हम लिंडलॉफ और बेई को भी खिलाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि I would say that would be still a shade less good as compared to Maguire, Bailly, और even हाँ Maguire Lindelof के साथ आप बोल सकते हैं, because वो Maguire Lindelof नहीं हो पा रहा है सही because of the bad combination। देखा बहुत बार बेई, ऑल्दो बेई आउटरेजियसली मेरे ख्याल से अच्छी बुरी गेम थी उनकी स्पर्स के अगेंस्ट, बट वो फिजिकली डोमिनेट करते हैं सिचुएशंस में टैकल करके, तो वो कॉम्बिनेशन खराब है मैग्वायर और लिंडलॉफ का। बट फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वी शुड गो आउट एंड थिंक कि मैग्वायर इज द मेजर प्रॉब्लम इन आवर टीम। अगेन इस सिचुएशन में भी मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, अदर पार्ट ऑफ द जिक्सॉ पजल, हम वो नहीं ढूंढ पा रहे इन केस ऑफ मैग्वायर। बट या कमिंग बैक टू द 3 at the back थिंग, आई डोंट थिंक वी हैव द पर्सनालिटी। आई मीन हमारे फॉरवर्ड्स भी अगर आप देखें तो अगर रैशफोर्ड मार्शियल खेलते हैं फॉरवर्ड तो दे डोंट हैव इनफ गोल्स, होल्ड अप प्ले उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, स्पेशली इनसाइड द बॉक्स हेडर्स लेना, दोनों में ही वो एबिलिटी नहीं है। मेसन अगर आते हैं अभी 18 है, फिजिकली उतने डोमिनेटिंग नहीं है, तो उन पे डिपेंड नहीं कर सकते, एंड स्पेशली विद द फुल बैक्स, विंग बैक्स। तो as much as I would want us to play in a 3 at the back system, and as much as I feel कि मैग्वायर के लिए बहुत सही होगा, स्पेशली हमारी मिडफील्ड भी अगर आप कंसिडर करें, हमारे पास एक्चुअली मिडफील्ड में वो पावर हाउस है जो गोल्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर पोग्बा, ब्रूनो, वैन ड बीक को फ्रीडम मिले तो वो एक्चुअली गोल स्कोर कर सकते हैं, बट आई थिंक कि बाकी पर्सनल्स हमारे पास है नहीं वो सिस्टम खेलने के लिए। जतिन, ये इंग्लैंड की फॉर्मेशन या इंग्लैंड की टीम भी काफी कंजर्वेटिव तरह से सेटअप करती है। अब तो फिलहाल कोई लेफ्ट बैक भी वो लेके नहीं गए, तो ट्रिपियर लेफ्ट बैक खेल रहे थे, और ये फॉर्मेशन में, बट जब वो आगे जाते हैं बेसिकली, विच इज जिस 3 बहुत ही अटैकिंग प्लेयर्स वो अटैकिंग पोजीशन से ही अटैक करते हैं, तो कल जैसे डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन, रैशफोर्ड और मेसन माउंट थे, तो इन एक तरह से आप कह सकते हैं कि 3 फॉरवर्ड और 7 डिफेंसिव प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे वो। तो ये इस तरह का कुछ, जिस तरह से हमने गोल्स कंसीड किए इस सीजन, इनफैक्ट सिर्फ हम क्यों, सारा का सारा लीग जिस तरह से गोल्स कंसीड कर रहा है, तो ये क्या इससे कुछ पिकअप कर सकते हैं इन दोनों, उनके टैक्टिक्स और हमारे टीम को मिक्स मैच करके कुछ बन सकता है, या कुछ बिल्कुल ही अलग करने की जरूरत है ओले को? क्या इंग्लैंड के इस शेप से हम कुछ ले सकते हैं?
देखिए अब जब डेक्लन राइस वेस्ट हैम से खेलते हैं, अभी तो चलो उनका फॉर्म ठीक चला है डिस्पाइट डेविड मॉयस को कोविड है, बट मतलब मुझे लगता है इंटरनेशनल गेम कभी क्लब वेंचर पे सक्सेसफुल भी हो पाता है। सबसे सिंपल रीजन है क्योंकि आप अपने देश के लिए 2 मैच खेलते हो। जब भी आप 2 मैच खेलते हो आप पूरे पम्प्ड अप रहते हो खेलने के लिए। कि आप छोटा मैच, मैं भी अपनी कंट्री के लिए खेलूंगा ना, मैं भी पम्प्ड अप ही रहूंगा। कोई भी गेम हो, किसी भी जगह हो, छोटे से छोटा लेवल, बड़े से बड़ा लेवल, इवन अपने स्टेट के लिए प्राउड करते हैं खेलना, फॉरगेट अबाउट कंट्री। मुझे तो लगता है कि चलिए लगे मुझे लगता है ना हमारे क्लब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप अगर जोसे मरीनियो की तरफ से भी देखें ना, कोई भी टीम आती है, हर टीम आपको बुली करके चले जाती है। कोई भी प्लेयर होता है यूनाइटेड अगेंस्ट क्यों अच्छा लग जाता है। याद करो यूरोपा लीग का टाइम, जब छोटे से छोटा प्लेयर बेल्जियम का कोई क्लब आ गया, कहीं से भी कोई क्लब आ गया, हमारे खिलाफ सभी प्लेयर ऐसे लगते हैं टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास भी। अभी इनको प्रीमियर लीग में ला दो। तो कुछ प्रॉब्लम तो हमारे पे भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की चीज होती है ना। आपको अपने देखो, अब ये लोग बात करते हैं ना, जब रॉय कीन कह रहा है कि आप अपने टीममेट्स के लिए कवर अप क्यों नहीं करते। सिखाया भी जाता है इनको कवर अप कैसे किया जाता है। मैं नहीं बोल रहा, मेरा कोई हक नहीं है बोलने का, ऐसे मतलब एज अ फैन ही प्रोफेशनल है, बट स्टिल आप देखते हैं ना, जब तो एक कवर अप नहीं करते अपने टीममेट्स के लिए, मतलब एक यूनिट कोहेसिवनेस नहीं है। क्योंकि जब आपके पास कोहेसिवनेस होगी ना, 7 पॉइंट तो आप लीग पे ऐसे ही जीत जाओगे। और ये माइनर डिटेल्स है जो एक टीम को अच्छा बनाते हैं। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट साल कि क्या लगता है मैन यूनाइटेड कहाँ फिनिश करेगा, तो मैंने कहा कि मुझे कोई ज्यादा होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी 5 प्लेयर्स को एक साथ टॉप लेवल से वर्ल्ड क्लास लेवल पे जाते हुए नहीं देखा। हमारे कुछ प्लेयर तो टॉप क्लास भी नहीं है। टॉप क्लास एक बहुत बड़ा ब्रैकेट होता है जिसमें परहैप्स आप रॉबमैन जैसे प्लेयर्स को ला सकते हो जो इंजर्ड भी रहते थे पर 10 गोल मार लेते थे इम्पैक्टफुल स्टाइल से। तो हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है। चक्कर क्या है कि ये प्लेयर्स ना सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अगर आप अपने इनिशिएटिव खुद लें, जैसे ये बात करते रहे ना थियरी ऑनरी वगैरह की, हम ना आर्सेन वेंगर हमने बोलते थे, पर हम ना अपने शॉर्ट्स को खुद बनाते थे कि हमें क्या करना है किस मैच में। टीममेट खुद बात करते थे, ये लोग खुद से बात नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे मुझे इतना होप नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, गलतियां, मेरा कंसर्न क्या है कि कोई भी टीम ओल्ड ट्रैफर्ड पे आती है ना, सब टीम हमारे पे ऐसे खेलती है जैसे हम अवे फ्रॉम होम खेल रहे हैं। कितनी बुरी बात। और जब हम अवे फ्रॉम होम जाते हैं तो भी सिचुएशन सेम लगती है। ब्राइटन के अगेंस्ट देख लो, ज़हा उसके बाद कभी नहीं चले, हमारे मैच में चले। हमारे मैच में हम इतने स्पेस दे गए उनको कि भाई वो, और हमारा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कि टॉप ऑफ द टॉप गेम खेलता है। और ये जो बात है कि ब्रूनो फर्नांडिस उस टीम में वैसा खेलते हैं, इस टीम में वैसा खेलते हैं। लुकास हर्नांडिस, बेंजामिन पावा, किपेम्बे, 3 प्लेयर हैं जो अपने लीग वेंचर पे अच्छा नहीं कर रहे अपने क्लब के लिए। डिस्पाइट जब भी टीम पे आते हैं फ्रांस पे अच्छा करते हैं। कांते, पोग्बा, रेबियो, तीनों प्लेयर अपने क्लब पे अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट जब अपनी टीम पे आते हैं तब अच्छा करते हैं, क्योंकि एक कोहेसिवनेस है टीम पे उनकी। बाकी प्लेयर्स तो अब जरूर का भी कौन सा अच्छा फॉर्म है अभी, बट स्टिल मतलब कैरी ऑन करते हैं। वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं था उनका, तब भी फ्रांस वर्ल्ड कप जीत गई। ऐसा कभी होता है कि स्ट्राइकर गोल ही ना मारे और वर्ल्ड कप जीत जाए? बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे, बट हो गया। क्लब वेंचर और फुट, इसमें तो बहुत डिफरेंस है। और मेन बात है ना, आपको ना कोहेसिवनेस लानी पड़ेगी और मैनेजर को दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब फैंस बोलते हैं ना कि माइकल कैरिक अच्छे कोच नहीं है, मुझे लगता है प्लेयर तो अच्छे थे। मतलब एक इंस्टीट्यूशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उन्होंने डाउनफॉल भी सबसे अच्छा देखा और यूनाइटेड के सर अलेक्स फर्ग्यूसन में ग्लोरियस टाइम भी देखा है। तो अब आपकी उनसे यूटिलाइजेशन कर ना सके, ये बात है। क्रिकेट की छोटी बात करते से अच्छी बात नहीं है। ईशान शर्मा, वसीम अकरम के साथ केकेआर में कितनी साल रह गए, पर T20 के अच्छे बॉलर तो नहीं बन पाए ना, यॉर्कर तो ना डालना सीख पड़े, वही बात है। अर्नब, आपने जो बात बोली इंग्लैंड वाली गेम से क्या पिक कर सकते हैं हम। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि गैरेथ साउथगेट टैक्टिकली अच्छे मैनेजर है और ओली ने भी प्रूव किया है ये, आई थिंक लास्ट सीजन लिवरपूल वाले गेम में, सिटी वाले गेम में। बट समहाउ अब जो लेवल है मैनेजर्स का इस बार प्रीमियर लीग में, आई थिंक कि शायद टैक्टिकली वो सेटअप्स करके ना रिजल्ट ला पाए इस टीम से, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस तरह के चीजें वो ट्राई करें 3 एट द बैक, बट स्टिल एक वाइल्ड कार्ड की तरह सोचते हैं। अगर अभिमन्यु ने जो बात कही कि लेफ्ट हैंड साइड से टेलेस खेलते हैं तो राइट हैंड साइड से वैन बिसाका खेलते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। व्हाट इफ अगर वीक टीम्स के अगेंस्ट हम डैनियल जेम्स को भी राइट विंग से खिला सकते हैं बहुत अटैकिंग अप्रोच के साथ, और जब हमें एक्चुअल
टैक्टिकल और डिफेंड करने की जरूरत है अगेंस्ट द बिगर टीम्स, तो वैन बिसाका तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे डिफेंडर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वैन बिसाका राइट सेंटर बैक खेल सकते हैं, राइट विंग बैक भी खेल सकते हैं बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। और मुझे लगता है कि मेसन, रैशफोर्ड, मार्शियल ये अगर फ्री रहेंगे अप टॉप बॉक्स में एक दूसरे के पास रहेंगे एज अ 2-man फॉरवर्ड, तो प्रोबेबली आउटपुट बेटर हो सकता है। आउट और डर मुझे इस बात का लगता है ओले को देख के कि ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर प्लान ओले सबको बता के मैच में लाते हैं, और अगर मैच में ओपोनेंट किसी तरह से कुछ करके हम पे हावी हो जाता है, उस प्लान का एक तोड़ निकाल लेता है, तो पूरी 45 मिनट तक गेम में कोई चेंज नहीं आता। हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं जब तक हाफ टाइम नहीं हो जाता। कोई डायनामिज्म नहीं होती है हमारी कि मैच के बीच में किसी कुछ टैक्टिकल चेंजेस हो जाए, एक प्लेयर को ड्रॉप बैक करने को कहा जाए कि आपको आगे जाने को कहा गया था। स्पर्स पूरी मैच 20 मिनट्स तक हम पे अटैक करते रहे, हम 10 मैन के बावजूद हमारे सारे प्लेयर अटैक पे जाते रहे और उनको और चांस मिलते रहे। 4-1 हो गया मैच। तो ये जो इतना सिट बैक करने का 60-65 मिनट्स तक ओले को तो ग्राउंड पे उतरते हुए तक नहीं देखा था हमने। तो ये आई डोंट थिंक सो, पहले आप ये यूसीएल में नहीं कर सकते थे, अब तो आप ये हमारी लीग में भी नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डायनामिक बनना पड़ेगा क्योंकि मैच सारे प्लेयर्स इतने प्रिपेयर्ड है, सारे मैनेजर्स इतने प्रिपेयर्ड है, अब सारी टीम्स बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टैक्टिकली स्ट्रांग हो चुकी है, सारे फॉरेन मैनेजर्स है। तो इन लोगों के साथ कम्पीट करने के लिए आपको बड़ा ऑन द टोज रहना पड़ेगा। तो इस पे बड़ा डाउट सा लगता है, ये पिकअप करना पड़ेगा ओले को। यू हैव टू बी क्विकर। बहुत सारे मैचेस में सर एलेक्स फर्ग्यूसन 0 मिनट से लेकर 90 मिनट्स तक ग्राउंड पे ही होते थे। तो वो जितने भी बड़े मैनेजर हो, तो he also got cancelled out and he used to come back and make changes on the pitch. तो अगर आपको जरूरत पड़े जैसे मोरिनियो करते हैं तो आपको 30 मिनट में किसी को सब्स्टिट्यूट भी, तो whatever get the job done sort of। तो ये एक बड़ा एक चीज़ है जो मुझे बड़ी वरिंग लगती है, स्पेशली बुरे टाइम्स में। तो इसी बात का डर लगता है कि हम रिकवर कैसे करेंगे when you are in a bad state। तो your manager needs to be a little प्रोएक्टिव। तो ये एक वरिंग साइड है आई फील। बट अब जल्दी से इसको राउंड अप भी करते हैं और मूव करते हैं साथ ही साथ एक दूसरे पार्ट पे भी। बट समथिंग दैट विल टेक अस टू दैट अदर पार्ट विच इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर फॉर अस, एंड इट इज नॉट कोविड, इट्स द ट्रांसफर विंडो। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखा था जीत कि अगर हम इंटरनेशनल मैचेस की बातें करें तो दिस वाज नॉट अ फ्रेंडली वीक। दिस वॉज अ वीक जहाँ पे कि सब बड़े ही इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहे थे। तो इस सिचुएशन में वैन डे वीक को डच टीम ने सब्स्टिट्यूट उतारने की भी कोशिश नहीं की। तो ही वॉज ऑन द बेंच, ही डिड नॉट गेट अ चांस टू प्ले। तो द गाय दैट वी स्पेंड आवर मैक्सिमम ट्रांसफर बजट ऑन इज नॉट मेकिंग हिज नेशनल टीम। तो हाउ डू यू सी द situation with Van de Beek to start off with, and also a take on the overall transfer window? Overall transfer window, Arnav, I think. Let's start with Van de Beek. We know the overall transfer window from. Okay, let's start with Van de Beek. I think Van de Beek, personally, सिर्फ अगर Van de Beek के perspective से देखें तो I think it's a very good sign. I mean, he is in that वो उस bracket में fall करते हैं of the young midfielders who I would have wanted to go out and sign. But अगर हम situationally और perspectives के हिसाब से देखें तो हम विंडो में जा रहे थे अपने प्राइम टारगेट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने प्राइम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर लिवरपूल ट्रांसफर मार्केट में जाती है और ऑल्टरनेटिव्स साइन करती है तो दैट इज ओके बिकॉज दे हैव अ स्पाइन, राइट। हमारे पास वो स्पाइन ही नहीं थी एंड हमने जाके एक ऐसे प्लेयर पे 40 मिलियन यूरोज अराउंड स्पेंड किया जो वी नो कि ही इज नॉट रियली स्ट्रेंथनिंग द स्पाइन। हाँ ठीक है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड प्रोबेबली ओवरऑल स्क्वाड को बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं डेफिनेटली, बट ही इज स्टिल नॉट गेटिंग इनटू द स्पाइन ऑफ द टीम। तो आई फील कि वैन डे बीक पर्सनली आई रियली लाइक्ड इट, ही इज अ वेरी गुड साइनिंग, इंटेलिजेंट साइनिंग एज वेल। अगर हम सोचे ग्रीलिश के लिए जिस तरह के पैसे मांगे जा रहे थे एंड वर्सेस जो हमने वैन डे बीक के लिए पे किया, वैन डे बीक आई थिंक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर है, 2 पोजीशंस कवर अप कर सकते हैं। पोग्बा नहीं खेलने पे भी हमें
बहुत ज्यादा नहीं मिस करेंगे हम पॉगबा को, एंड आई वुड से ब्रूनो की पोजीशन पे भी अच्छा खेलेंगे. बट आई थिंक ओवरऑल सिचुएशनली आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव. आई थिंक कि हमें और दूसरी चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत थी, विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि ओवरऑल ट्रांसफर मार्केट, जो मैं बोलने वाला था कि आई डोंट थिंक कि वी हैड अ प्लान. हमें इनिशियली प्लान करके जाना चाहिए था कि ये हमारे प्राइम इश्यूज है और इन्हें हमें सॉर्ट आउट करना है, और बैकग्राउंड में ये जो चीजें हैं, वैन ड बीक हुआ, ग्रिलिश हुआ, या इनफैक्ट जो यूथ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, दीज थिंग्स आर इन द बैकग्राउंड. बट हमें हमारे प्राइम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो प्लान चाहिए था, आई थिंक कि आई मीन आई डोंट नो इफ ऑन दिस साइड ऑफ द ट्रांसफर विंडो वी शुड सिट एंड से दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि सैंचो, ग्रिलिश और उपमैकेनो प्रोबेबली हमारे प्राइम टारगेट्स होने चाहिए थे. एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि तीन में से एक नहीं हम साइन कर पाएंगे, दैट इज ओके. वर्स्ट केस हम दो भी ना साइन कर पाए, बट हमने इनफैक्ट तीनों ही नहीं साइन किए, एंड तीनों ही प्राइम इश्यूज जो हमारे थे, राइट विंग, अटैकिंग मिडफील्ड और राइट विंग मिडफील्ड और एक सेंटर बैक, वो तीनों ही हमने एड्रेस नहीं किया. वही ट्रांसफर विंडो के बारे अगर बात करें तो आई थिंक कि वैन ड बीक would have looked a real good signing along with our prime targets sorted out, but unfortunately क्योंकि हमने वो किया नहीं, तो I think वैन ड बीक जबकि बहुत ही अच्छी साइनिंग है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखे तो still doesn't resolve all the issues. अभिमन्यु, your take on the transfer window, considering कि दो ऐसे लड़के आ रहे हैं, एक तो आ चुका है, ज्वाइन कर चुका है, पेलिस्ट्री, और जनवरी में, विच इज एक्चुअली इस बार ट्रांसफर सीजन इतनी देर तक चला है कि इज लेस देन 3 months अवे. तो अमाद ट्राओरे और डियालो, जैसे भी he likes to be known as, I think अमाद डियालो is something he likes to be known as, तो वो भी ज्वाइन करने वाले हैं. तो इन दोनों को, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर स्टार स्ट्राइकर कवानी, इन सबको हम कैसे देख रहे हैं ट्रांसफर विंडो में? वेयर डू दे फिट इन? देखिए, कौन आ सकता था इज समथिंग वी नो, और बट शायद इससे पहले ये नई बात नहीं है. यूनाइटेड में हिस्टोरिकल रोनाल्डिनियो भी आने ही वाले थे, बट वो डील नहीं हुई. तो लेट्स टॉक अबाउट जो कौन है यहाँ और वो कैसे फिट इन करता है. डू हाउ मच डू दे ऐड, डू कहाँ तक उनका कंट्रीब्यूशन हमें लगता है होने वाला है? तो स्टार्टिंग अगर करें तो ट्रांसफर विंडो वाज एब्सोल्युटली क्रैप. ठीक है, आज तक की शायद आई थिंक मेरे को 14-15 साल हो गए यूनाइटेड को फॉलो करते हैं, और इतना बुरा ट्रांसफर विंडो मैंने आज तक नहीं देखा. फेलाइनी वाला, ठीक है, आपने बोल यार, वो देखो, वो एक पहला ट्रांसफर था जब हमारे पास कुछ नहीं था. ठीक है, ओले नए थे, वुडवर्ड नए थे. मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा इस ट्रांसफर विंडो में कि हमें कुछ नहीं पता था. ठीक है, कौन कौन नया था, पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई थी 27 मिनट्स के बाद, पूरा बोर्ड चेंज हुआ था. हाँ, ठीक है, तो वो एक स्टिल मैं दूंगा इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा. ठीक है, फेलेनी भी यार, फेलेनी प्लेयर सही नहीं था, पर उसका जो एटीट्यूड था ना, अगर वो एटीट्यूड आप पॉगबा में डाल दो, उससे अच्छा प्लेयर यूनाइटेड के लिए कोई नहीं है. ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, मैं फेलेनी को कभी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने अपना 150% दिया है इस क्लब के लिए. जब तक खेला है वो जी जान लगा खेला है, तो इसलिए आई थिंक वो फिर भी हमारी पोस्ट फर्जी एरा में काफ़ी अच्छी साइनिंग मानी जाएगी फेलेनी. ठीक है, तो ट्रांसफर विंडो बहुत बेकार था ये. ठीक है, नंबर 1 हमारा टारगेट सैंचो नहीं हुआ, उपमैकेनो नहीं हुआ, ग्रिलिश नहीं हुआ. ठीक है, वैन ड बीक हो गया, चलो ठीक है. वही बात है कि यार आपके मैनेजर है आपका, आप उस पर सपोर्ट नहीं करोगे. ठीक है, तो क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, मैनेजर की जॉब जाएगी कुछ टाइम के बाद. वही जो एक यू नो होता आ रहा है पिछले 4-5 साल से, सेम वही बात है. हमने कवानी ले लिया, लोग बड़े एक्साइटेड है कवानी को लेके कि हाँ यार अच्छा स्ट्राइकर आ गया, बट यार इट्स अ पैनिक बाय. अगर हमें एक्चुअल में कवानी पसंद था तो वी शुड हैव साइंड हिम इन अगस्त, क्योंकि वो मार्च से फ्री हैं. लीग 1 लॉकडाउन के बाद खत्म हो गई थी, वो रिन्यू नहीं हुई थी. PSG वर क्राउन चैंपियंस लॉकडाउन के बाद. वही बात है कि हम उनको अगस्त में बड़ी आराम साइन कर लेते, अगर हम एक्चुअल में हमें एक स्ट्राइकर चाहिए था उस कैलिबर का. ठीक है, आप उसको 200,000 के पाउंड्स दे रहे हो हर हफ्ते के. 33.5 की इनकी एज है, इंजरी प्रोन है. पीपल आर कंपेयरिंग टू ज़लाटन, बट ज़लाटन जिस कंडीशन में आए थे ना, और जो एलिट मेंटेलिटी के साथ आए थे, नो डिसरिस्पेक्ट टू कवानी, बट वो कवानी में नहीं है. ज़लाटन आज भी
यू नो एसी मिलान में खेल रहे हैं और अच्छा उनकी परफॉर्मेंस है। तो वी होप कि कवानी का उतना इम्पैक्ट हो जितना ज़लाटन का हुआ था, क्योंकि एज अ फैन यार हम होप ही कर सकते हैं, ठीक है। हम और कितने फैन चैनल्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से कि भाई डायरेक्टर लेकर आओ, बट उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। तो बीइंग अ फैन वी कैन जस्ट होप कि जो भी साइनिंग करी है, चलो अब तो 2 साल की डील हो गया कवानी के साथ, बट ये अच्छी बात है कि उसको 5 साल की डील नहीं दी। तो जोन्स की तरह 5 साल की डील दे देते, उसको कुछ नहीं पता लगता हमारे बोर्ड का, ठीक है। तो टेलिस डिसेंट साइनिंग है, ठीक है, बट वही बात है यार, आपको पता है कि एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है आपको, सही प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि उसका लास्ट ईयर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, बट आप उसको भी 2 मिलियन के, आप 2-3 मिलियन के लिए आप ड्राइव करते रहोगे लास्ट डे तक। लेकिन वही वही हमें अगर पहले मिल जाता है 1 महीने पहले, तो हम प्रीमियर लीग के स्टार्टिंग से उस प्लेयर को खिला सकते हैं, वो जेलअप हो जाता है टीम में। ये बहुत बातें हैं। और पेलिस्ट्री एंड यू नो डियालो ट्राओरे जो भी हैं, उनका द ज्यूरी इज स्टिल आउट, बिकॉज आई थिंक दे कैन बी अ गुड साइनिंग्स, एंड आई थिंक कि यार स्काउटिंग अच्छी करी है इस चीज़ में फॉर द फर्स्ट टाइम इन काफ़ी सालों के बाद, कि कुछ स्काउटिंग से हमें कुछ अच्छे प्लेयर देखने को मिले हैं। नहीं तो हम बस वही देखते थे जो हमें न्यूज़ में दिख गया, वही प्लेयर मिलता था। स्काउटिंग से हमें आई डोंट थिंक कि रिसेंटली कोई अच्छा प्लेयर मिला है। वही बात है कि उनको भी पेलिस्ट्री से भी आप एक्सपेक्ट करना अभी इवन तो ज्वाइन कर लिया है, वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि आई थिंक इज 2021, तो बहुत एज 19, तो वही उनसे एक्सपेक्ट करना इस टाइम अनफेयर है। हाँ, होपफुली हम उन्हें कैराबाओ कप वगैरह में देख सकते हैं लास्ट के 30 मैच और सो में। और डियालो की बात करें तो प्राइस बहुत हाई है, लेट्स सी कि वो इतना इम्पैक्ट होगा उनका कि नहीं, क्योंकि आई थिंक बोर्ड को लगता है कि वो सैंचो जैसे प्लेयर बन सकते हैं, तभी उन्होंने 40 मिलियन लगाया, और उसके अगर उसमें से 20 ही अगर हम सैंचो की बिट में डाल देते तो हम सैंचो आ जाते। तो ठीक है, बोर्ड की अपनी थिंकिंग है जो कि हमें तो समझ नहीं आती है, उनको भी पता नहीं आती है कि नहीं, ठीक है। और कमिंग बैक टू वैन डे बीक आई थिंक प्रॉब्ली द बेस्ट साइनिंग ऑफ आवर समर, ठीक है। ग्रिलिश प्रायोरिटी थी, बट हमें आई थिंक वैन डे बीक उनसे हाफ रेट में पड़ गए हैं, ठीक है, जितनी ग्रिलिश की डिमांड थी। अब ठीक है, और वंस इन अ ब्लू मून नेगोशिएशन थी इस चीज़ की, उसका भी ऑल थैंक्स टू वैन डे सार। अगर यहाँ वैन डे सार होते वो भी, तो आई थिंक वी वुड हैव रिवील्ड वैन डे बीक ऑन द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रांसफर विंडो। ये सब बातें हैं कि बहुत इरिटेटिंग हो चुका है बीइंग अ फैन। इट्स वेरी हार्ड टू सपोर्ट यूनाइटेड राइट नाउ, एंड इट्स ऐसे नहीं कि फर्ग्यूसन गए हैं, वो टाइम है, ठीक है, उसके बाद को भी 7-8 साल हो गए यार, बहुत झेला है। जब तक डायरेक्टर नहीं आएगा तब तक ये चीज़ होती रहेंगी, and I think this window would be the reason United will sack Ole, and I don't think Ole will even complete this season. Transfer window end होते पोस्टिनो की बातें शुरू हो गई कि यूनाइटेड का बोर्ड उनको ट्राई कर रहा है साइन करने के लिए। वो ऐसे बातें हैं कि बोर्ड फेल होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है मैनेजर पे, क्योंकि ट्रांसफर विंडो के बाद सब मैनेजर के पास जाते हैं क्योंकि रिजल्ट्स उनके हाथ में। बट वो जो क्रूशियल टाइम है ट्रांसफर विंडो का, उस टाइम बीइंग हर फैन सब बोल रहे होते हैं कि हाँ भाई यार ये गलत बात है, बट जैसे ही खत्म होती है सब फोकस चला जाता है मैनेजर पे, और आई थिंक बोर्ड इज हैप्पी विद इट, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। और प्लेयर्स की भी सिमिलरली बात बोलूँगा, टॉटनहम वाला मैच हो गया, पिछला मैच हो गया, आई थिंक एवरा बोल रहे थे कि सम ऑफ दिस प्लेयर्स वही हैं जिन्होंने जोसे मूरिन्हो को सैक करवा दिया था, और अभी भी वही सिचुएशन है। जैसे जतन गुप्ता बोल रहे थे कि वो कोहेसिवनेस नहीं है हमारी टीम में, यार उनको मुंह बोला पैसा मिल रहा है, उन्हें परफॉर्मेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो 5 साल हॉस्पिटल में बैठ के पैसे कमा लेंगे उतने जितने जिंदगी में नहीं कमा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमें डील्स एक बड़ी तरीके से करनी पड़ेंगे जो अब तक हम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैटा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल था, मैटिस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल था, पोस्ट 30 आप 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दो ना। अगर आप प्लेयर को उसमें जाना भी है तो आपको उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, उन्होंने सर्व कर लिया, अब इसी चक्कर में हम जोन्स को ऑफलोड नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम जोन्स को ऑफलोड नहीं कर पाए, हम रोहो को ऑफलोड नहीं कर पाए, इस चक्कर में हम उपमेकानो नहीं लेके आ पाए, ठीक है। सिमिलरली जब हम ऑफलोड नहीं कर पाएंगे अपने प्लेयर्स को, तो हम नए प्लेयर्स को नहीं लेके आएंगे। अब हमारे पास यार 4 कीपर्स हैं, जैसे जतन ने बोला कि सर्जियो रोमेरो, उनको जाने नहीं दिया, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा। आई थिंक फ्री एजेंट आए थे सर्जियो रोमेरो अपने जब आए थे यूनाइटेड में, आई एम नॉट रियली श्योर, बट होगा भी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा, है ना, फ्री आए थे। तो अगर हम उन्हें 2-3 में जाने भी दें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो भी क्या दिक्कत यार, डेविड दे आके अपने वेजेस देखो,
डीन हेंडरसन को नहीं डील दिया, उनकी वजह देखो यार। हम अगर हम 6 लाख पाउंड हफ्ते का सिर्फ कीपर्स को दे रहे हैं तो हम कहाँ से सैंचो लेके आएंगे, कहाँ से पॉमेकैनन लेके आएंगे। बात ये कि जो डील्स हैं वो बिल्कुल भी दिमाग से नहीं करी गई हैं, बस जो दिख गया ले लिया। लाइक जैसे कवानी इज अ परफेक्ट एग्जांपल हमारे लिए कि हमें नहीं चाहिए था कवानी, बट अगर आप ओले की तरह सोच के देखो, आपके पास बोर्ड आए कि लास्ट दिन ट्रांसफर विंडो का कि भाई तुम्हें कवानी चाहिए, अब बंदा बोलेगा हाँ यार चाहिए भी, क्योंकि गालो भी जनवरी में चले जाएंगे, उनका लोन खत्म हो रहा है। तो ओले का आई डोंट थिंक इसमें फॉल्ट है। अगर उन पे कुछ ना होने से अच्छा कवानी मिल रहा तो आई थिंक ही विल से यस। ये तो नहीं है कि वो अपनी जॉब खतरे में डालेंगे कि नहीं यार कवानी को 2 लाख पाउंड देना मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि उनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, पर उन्हें अपनी जॉब बचानी है। तो वही बात है कि आई थिंक बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। ये ट्रांसफर विंडो ओले की जॉब खा जाएगा एंड आई होप आई एम रॉन्ग, बट जो ट्रेंड चलता आ रहा है इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग फॉर अस यूनाइटेड फैंस। And I really hope I am wrong about this transfer window because I am really disheartened और इरिटेशन तो यार एक नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है। अब आपको उम्मीद ही नहीं है कि आप यार अच्छे प्लेयर साइन करोगे। अब ऐसे हो चुका है कि यार अच्छा लिंक हुआ है, अरे नहीं ये थोड़ी यूनाइटेड में थोड़ी आएगा, अरे मैड्रिड चला जाएगा, बार्सिलोना चला जाएगा। वो बातें हो चुकी हैं। अब जो एक हमारी रीच थी, और आपने जो रोनाल्डिनो वाली बात बोली स्टार्टिंग में मतलब कि रोनाल्डिनो की लिंक थी, और हमने उसी ट्रांसफर विंडो में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर रहा था, ठीक है ना। अगर रोनाल्डिनो नहीं आए थे बट वी हैड समथिंग बेटर, उस टाइम रोनाल्डिनो शायद इतना अच्छा ना कर पाते जितना क्रिस्टियानो रोनाल्डो करके गए थे नेक्स्ट 5-6 इयर्स के लिए। तो वो एक प्लान था कि अगर रोनाल्डिनो नहीं आते वी हैव द अमाउंट्स वी कैन साइन रोनाल्डो। वो प्लान नहीं है, और वो प्लान आई डोंट थिंक वुडवर्ड बना भी सकते हैं। ऐसा प्लान उनके दिमाग में इतना कुछ कैलकुलेशन हो भी सकती है, क्योंकि आई थिंक वो फाइनेंशियल इंसान है और वो बहुत बड़ी है अपनी पोजीशन पे। बट जब तक वो एक फुटबॉलिंग डिसीजन लेते रहेंगे तब तक हम इसी तरह ऐसी वीडियो में इरिटेट हो रहे होंगे कि यार क्या चल रहा है क्लब के लिए। आई थिंक दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट कंसर्न। आप पॉश ले आओ, आप पेप गार्डियोला ले आओ, आप जर्गन क्लॉप ले आओ, विल स्टिल फेल जब तक हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं है। बात बस यही है। अर्नब, अभिमन्यु, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि एंड आई रियली होप कि यू आर रॉन्ग अभिमन्यु ऑन दिस। एंड उसी पे मैं बस एक काउंटर वो करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि ओले को सैक करेंगे इस सीजन में। आई मीन इस विंडो के बाद जो ओले की डिमांड्स थी जो उनको दिया गया है, उसके बाद अगर उन्हें सैक कर देते तो फिर तो ये एक ट्रेंड ही बन जा रहा है कि आप मैनेजर को दे नहीं रहे हो जो उसे चाहिए और फिर आप उसे सैक कर देते तो। और एट द सेम टाइम ओले ने अभी एक नया काइंड ऑफ एक ट्रेंड बोल लो या जो भी कि यूथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेलेस्ट्री, अमाद जैसे प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग 120 million pounds on Jadon Sancho, we will get in someone like Ahmad who might turn out to be a Sancho। तो अब अगर आप इस रास्ते में निकल गए हो और थोड़ी दूर चल गए हो, उसके बाद आप ओले को सैक कर देते हो, तो जो अगला मैनेजर आएगा उसके लिए तो और इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर एक बड़ी साइनिंग आती और उसके बाद हम फेल होते और सैक करते तो अगले मैनेजर के पास वो रिसोर्सेज होते हैं। तो एक तो आपने ऐसा प्लान स्टार्ट किया जिसमें उतने रिसोर्सेज नहीं है, फिर आप अगर सैक कर दोगे तो आई डोंट थिंक कि सैक करेंगे। लेट्स रियली होप कि दिस डजंट हैपन, बट या प्लान मैं बता रहा हूं, प्लान आपकी बात बिल्कुल सही है अर्नब, एक सेकंड, सब प्लान सही है, बट जो कवानी साइन कर रहा है वो प्लान का पार्ट नहीं है। वो तो पैनिक डाउट। वही बात है कि वो क्या था, हम वही गलतियां करी जा रहे हैं जो पहले भी कर रही हैं। सिमिलरली कवानी ना साइन करना आई थिंक वो बेटर डिसीजन होता रादर देन कवानी साइन करना, क्योंकि यार हम ये देख रहे हैं कि वो फ्री में आ गया। पहली बात तो उनकी एजेंट की फीस लगी है 10-15 मिलियन जो भी लगी है, ठीक है। और जो 2 लाख पाउंड जो ले रहे हैं हफ्ते का, ठीक है, वो हमारे ही बजट में जा रहा है, जिसमें यूथ प्लेयर्स ही कम से कम ब्रैंडन विलियम जैसे 10 प्लेयर आ जाएंगे जिनकी सैलरी होती है। तो अगर आपको यूथ इन्वेस्ट करना है तो आपको ऐसे में करना चाहिए जिनका फ्यूचर देखे। कवानी इज नॉट फॉर फ्यूचर, कवानी इज फॉर मैक्सिमम 1 साल वो खेल लेंगे, और आई डाउट कि 1 साल भी खेल पाएंगे। अगर आप उनके लास्ट 2 साल के स्टैट्स देखो, उन्होंने कितने मैचेस खेले और कितने मैचेस मिस करे ड्यू टू इंजरीज, यू विल बी सरप्राइज्ड। वही बात है कि कवानी ना खरीदना वुड हैव बीन स्टिल गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट कवानी खरीद के वो डायरेक्शन इन्होंने वापस से वही ले आए हैं 30 इयर्स से अब आपका प्लेयर लेके और उन्हें अनरियलिस्टिक वेजेस देख के। और आई डोंट थिंक कवानी किसी को चाहिए भी था, क्योंकि अगर किसी को चाहिए होता यार तो जब तक जा चुके होते। अगर नो डाउट कवानी डिसएग्री करता हूँ अभी, ये लगता है कि कवानी हमेशा से प्लान्स में थे और कवानी हमेशा से साइन करने के मूड था यूनाइटेड को, बट अनफॉर्चुनेटली यूवेंटस और रियल मैड्रिड दोनों बात कर रहे थे कवानी से, और इन दोनों के प्रेजेंस पे हम
we did not really have a chance. तो जब Real Madrid finally decided to back out and Juventus got Morata, तो the doors opened up a little bit for us. और यूनाइटेड की एक आदत बन गई है कि डील्स को लास्ट डे पे ही करते हैं वो. तो ऐसी स्टोरी भी है कि पॉल पॉग्बा की डील पहले हो गई थी और उसको खींच के बाद में अनवेल किया गया या कहा गया कि डील हुई है, ताकि उतने दिनों तक का फैन एंगेजमेंट रह सके बेसिकली ऑन ट्विटर और ऑन सोशल मीडिया. तो मुझे लगता है कि कवानी एक ऐसी डील थी जो बहुत दिन से हमारे पॉकेट में थी and something that they wanted to give us along with Sancho on the last day, but unfortunately वो Sancho followed by Dembele, both the deals absolutely fell apart. तो वो कवानी की डील एक तरह से छुप गई और ये पूरी मैटर को छुपाने के लिए आपको नंबर 7 जर्सी देनी पड़ी उन्हें. तो एक वो वाली बात होगी कि नंबर 7 आपने किसको साइन किया. तो ये पूरा एक मेसअप हो गया. तो बिकॉज इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं था कि देखिए यूथ साइन करना एंड ऑल sounds very good, but we need to remember that we are not Swansea, we are not Everton. हम एक ऐसी क्लब है जिसको टॉप प्लेयर्स चाहिए. वर्ल्ड फुटबॉल के टॉप प्लेयर्स प्लेइंग एट देयर पीक, वो 20 साल की उम्र के हो या 30 साल की उम्र के हो. तो अब वो यूथ पीछे चलता रहेगा. आप यूथ की 11 प्लेयर हमने साइन किए हैं इंक्लूडिंग ट्राओरे एंड पेलिस्ट्री इस साल. तो वो बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्ट करो, बट उसको आप प्लीज फर्स्ट टीम के साथ मत जोड़ो, फर्स्ट टीम के फंड्स के साथ, क्योंकि फर्स्ट टीम नथिंग लेस देन सक्सेस शुड डू एंड सक्सेस कैन नॉट बी बॉट बाय बाइंग यूथ प्लेयर्स. आपको ऐसे प्लेयर खरीदने हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जो जिनका पीक अभी है, जो आज की डेट में गोल स्कोरर्स हैं. कवानी आपको लगता है मतलब सही में इवन आफ्टर मिसिंग आउट ऑन एज मेनी मैचेस, जो आप कह रहे हैं मिसिंग आउट ऑन द मैचेस, पिछले सीजन को मैं डिस्काउंट करना चाहूंगा. इस पे मेरा काफी तगड़ा किसी के साथ काफी डिस्कशन भी हुआ था. तो पिछले सीजन को अगर मैं 21 मैचेस खेले थे कवानी ने 1920 सीजन में, उसमें उनके 7 गोल्स है. तो उस 21 मैचेस में भी उस सीजन ये क्लियर था कि कवानी और पीएसजी में नहीं रहने वाले हैं. तो ज्यादातर चैंपियंस लीग नाइट्स में इकार्डी को प्रेफर किया जा रहा था और या फिर एम्बापे को ही सेंट्रली स्टार्ट कराया जा रहा था. तो कवानी को चांसेस नहीं दिए थे, बट उन 21 गेम्स में भी उन्होंने 7 गोल मारे थे. और उससे पिछले सीजन तो उनके 20-25-30 गोल है. कवानी पिछले 10 साल से वर्ल्ड यूरोपियन फुटबॉल के टॉप 5 स्ट्राइकर्स में थे, टेकिंग आउट द लास्ट ईयर. तो और आज मॉडर्न डे फुटबॉलर 35, 36, 37 तक आराम से खेल सकते हैं. सुआरेज नाउ प्लेइंग फॉर एथलेटिको और कोमेन आके ये कह रहे हैं कि सुआरेज को शायद नहीं जाना चाहिए था, प्रूव करना चाहिए था अपने आप को. तो इट वाज बेसिकली द फैक्ट दैट दे हैव लॉस्ट आउट ऑन अ प्लेयर हु स्टिल कैन कंट्रीब्यूट. सुआरेज ने ही बायर्न के अगेंस्ट में वो गोल मारा था. मेरे हिसाब से वो एक टेरिफिक गोल था जो उन्होंने मारा था. एंड आई डोंट सी 99% ऑफ द स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल टुडे स्कोरिंग दैट गोल. तो मुझे लगता है कि वो चीज तो कवानी के थ्रू आपको मिलनी थी. प्रोबेबली ये तो डेफिनेटली छुपाया नहीं जा सकता कि हमारे जो भी मेन टारगेट्स है उनको हमने मिस आउट किया. तो जतिन, मैं इसीलिए ये इस बात पे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगेन कमिंग बैक टू अ पॉइंट जो मैंने शुरू में जीत से पूछा कि इन अ विंडो वेयर इट स्टार्टेड ऑफ, तो हमने आई थिंक सितंबर के सेकेंड वीक तक या सितंबर सेकेंड वीक की बिगिनिंग में ये अनाउंस किया था कि हम वैन डे बीक को साइन कर रहे हैं फॉर ए डील विच विल राइज अप टू अबाउट 50 मिलियन. और उस समय ऐसा लगा कि दिस वाज द स्टील ऑफ द सीजन और प्रॉब्ली इट इज गोइंग फॉरवर्ड, हमें शायद पता चले. बट हम उस विंडो की बात कर रहे हैं जिस विंडो में एक वार्नर 50 मिलियन में बिक रहा है, एक थॉमस पार्टे 50 मिलियन में बिक रहा है, एक उपामेकानो 45-50 मिलियन में अवेलेबल थे जब तक उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था फॉर अ लार्ज चंक ऑफ द विंडो. आप कह सकते हैं जुलाई एंड तक, अगस्त एंड तक, आई एम रियली सॉरी. तो उपामेकानो अवेलेबल थे और एक कंप्लीट मिडफील्डर जो कभी बॉल लूज नहीं करते, अलकंटारा, जो 20 और 25 मिलियन में अवेलेबल हुए हैं. तो उसके बाद इस विंडो में ये वैन डे बीक की डील और हमारी सारी की सारी डीलिंग को कैसे देख रहे हो आप? देखिए ना, हम फैंस भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम भी थोड़े मैसअप रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है. फॉर एग्जांपल, जब यूरोपा लीग स्टार्ट होने वाला था
तो सब बोल रहे थे ऐसा, बहुत फैंस बोल रहे थे ऐसा कि ना हम डॉनी वैन डी वीक को लेना चाहेंगे, तब हमसे इतने लिंक नहीं हो रहे थे, और शायद आपने कहा था कि हम शायद उनको साइन भी ना करें। तो अब मुझे लगता है आप बोल रहे हैं कि जैक ग्रिलिश को, अब आप फ्रंट थ्री में खिलाओगे जैक ग्रिलिश को? नहीं खिलाओगे। कहाँ खिलाओगे? पोग्बा ब्रूनो फर्नांडिस की पोजीशन में खिलाओगे ना। स्टार्ट तो ऑल इसी फॉर्मेशन से करते, सिंपल बात है। अब आप उस प्लेयर को ग्रिलिश तो लेफ्ट में भी स्टार्ट कर सकते हैं जतिन, ग्रिलिश वो देखिए लेफ्ट में भी स्टार्ट करते, पर मैनेजर इतना रेडी है, फर्स्ट 3 मैच में करते, 4 मैच में नहीं करते ना। मार्शियल, रशफोर्ड और ग्रीनवुड से जाते आप, ये आप जेम्स को खिला देते, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पहले ये वाले मैच जीतने हैं, तो मैं अपने फिक्स प्लान से जाऊंगा, फिर देखूंगा मैं क्या करना है। अदरवाइज तो डॉनी वैन डी वीक को भी खिला देते, क्या पता फॉर्मेशन ही चेंज कर लेते उनके लिए। अब चक्कर क्या है ना कि हमारी भी डिमांड थोड़ी अलग सी हो जाती है इस पे। अब मेरे हिसाब से डॉनी वैन डी वीक को बुरे प्लेयर नहीं, और मुझे लगता है कि सभी फैंस बोल रहे थे ना कि हमें अगर पोग्बा इंजर्ड हो गए, फर्नांडिस इंजर्ड हो गए, तो बैकअप कौन है? ये बैकअप है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ 2 प्रीमियर लीग में ऐसे क्लब रह चुके हैं जो कि कोई भी प्लेयर आ सकता है बेंच से और किसी भी स्टार्टिंग प्लेयर को बोल सकता है कि आप निकल सकते हो। 90% चांस में यही है। सिर्फ आर्सेनल में अबामेयांग है जो बोल सकता है कि मैं वीक इन वीक आउट स्टार्ट करूंगा। हमारे पास क्या अब देखो, फॉर एग्जांपल स्पर्स में सन ह्यून-मिन खेलते हैं लेफ्ट में, स्टीवन बर्गवाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर कोई फैन स्पर्स का ऐसा नहीं बोलेगा कि स्टीवन बर्गवाइन शुड स्टार्ट अहेड ऑफ सन ह्यून-मिन अगर वो बैड से बैड गेम भी खेलते हैं। चांसेस मिस करते हैं सन ह्यून-मिन, अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में करते हैं, हम क्या डैनी जेम्स को चांस दे दो, सन ह्यून-मिन को बिठा दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, क्योंकि चांसेस तो मैंने बहुत मिस करते देखा सन ह्यून-मिन को, जैसे कि हमारे प्लेयर्स मिस करते हैं। हमारे पास वैसे प्लेयर्स ही नहीं है। अब इन प्लेयर को ऐड करके ऐसा फायदा है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि नहीं ऐसा है। और सेकंड सबसे बड़ी बात है, आप अगर सेंचो के लिए जा रहे हो तो ग्रिलिश के लिए जा ही नहीं रहे हो, सिंपल सी बात है। मतलब ये तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। 80 मिलियन और प्लस नेगोशिएशन, वो भी प्रीमियर लीग क्लब से, वो भी आप यूनाइटेड हो। जब आपको पता है आपने मैगवायर को 80 मिलियन दिए हैं, वो 80 से कम में छोड़ते इसको? नहीं छोड़ते, सिंपल सी बात है। तो जब आप इतना नेगोशिएशन में टाइम होता है, आपके पास रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी थी सेंचो को लाने की, तो आपने लगा कि मैं इस प्लेयर को नहीं लूंगा, मैं डॉनी वैन डी वीक को लूंगा। यूरोपियन एपेटाइट के साथ आते हैं, और करियर देखा जाए तो डॉनी वैन डी वीक का ज्यादा अच्छा करियर है किसी भी एंगल से देखो। उन्होंने सेमीफाइनल खेला है और ग्रिलिश हर पोजीशन पे जाते हैं एस्टन विला पे, यूनाइटेड पे तो एक ही जगह रहेंगे ना, वो भी सीन है। और ये तो एक ही पोजीशन में खेलते थे अपनी टीम के लिए, वही बात है। अब सबसे बड़ी बात पता है कहाँ जाती है? मुझे पता है कि यूनाइटेड के पास जो बजट है वो लिमिटेड ही है हमेशा, ये बात पक्की है, पर हमें पता नहीं होता कि लिमिटेड है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर फुटबॉल की सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो कुछ प्लेयर ऐसे ऑफलोड कर सकता है जो परहैप्स ये नहीं कर सकता, बट डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी तो काम उसके अंडर ही करेगा ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर उसके पास भी बजट 100 होगा तो देखना 3-4 साल में अगर वो अपनी उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करना पड़ेगा, मतलब उसको डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का मेसी होना पड़ेगा, तब जाके सक्सेसफुल होगा वो भी। अदरवाइज तो जब उसको भी 100 मिलियन का बजट मिलेगा, परहैप्स यूनाइटेड की नेगोशिएशन में बूट बैट भी डंडा डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे भैया? वो उनको तो फ्री अथॉरिटी मिली है ना, वो तो करेंगे। और वो तो ज्यादा गुस्से में आएंगे कि भाई ये बंदा मेरी पोजीशन खाएगा, और अगर ये अच्छा काम करता है तो यूनाइटेड फैंस बोलेंगे वाह 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 भाई ये है अपना डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। तो हमारे पास ना सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। हमारे को शायद अब कवानी आते हैं, सपोज करो कवानी 2 गेम गंदा खेलते हैं, अरे यार आपने इसको साइन क्यों किया, ऐसा क्यों? आपको ना टाइम देना पड़ेगा। क्यों टाइम देना पड़ेगा? क्योंकि हमारे प्लेयर्स रेडी नहीं है। मुझे पता कवानी से क्या चाहिए सिर्फ इस सीजन में। अगर कवानी आते हैं ना, अगर वो बोलते हैं ना कि हमारे 2 प्लेयर रशफोर्ड और मार्शियल में किसी प्लेयर को थ्रेट हो जाए ना कि हम बेंच पे बैठेंगे, तो देखना चाहते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। क्योंकि सेंचो वर्नर आते हैं ना स्टार्टिंग पे, तो भी तो आपके पास 5 प्लेयर होते हैं ना आगे जो स्टार्ट के लिए डिमांड करते हैं। ग्रीनवुड परहैप्स नहीं करते, बट एक तो बेंच पे बैठता ना, क्या आप कितना भी खिलाते हो उन लोगों को। तो क्या उस सिचुएशन से आ सकते हैं? रशफोर्ड ने लास्ट साल 17 गोल स्कोर किए थे, आई थिंक जो 6 पेनल्टी से मारे थे। मैं बोलता हूँ 12 ही मारो, बट मारो जैसे आपने लिवरपूल के अगेंस्ट मारा था ब्रेस। अगर आप ऐसा नहीं मार पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम वही आती है, क्योंकि बातें सब ने कर ली। ट्रांसफर बिजनेस में क्या है, सभी हर जगह एक ही बात चलती है। मेन मुद्दा तो ये है कि मेरे हिसाब से कि आपको एज अ फैन बहुत ही एक तरीके से जाना पड़ेगा। हम तरीके से नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे क्या ना बहुत बड़ा फैन बेस है, बहुत सारी वॉइसेस है। कुछ ना अपने पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में सबके अपने अपने बिजनेस भी तो है एक तरीके का, देखा जाए तो सभी ना एक तरीके का वो बना रहे हैं सेट ऑफ obnoxious थिंग। लास्ट सीजन लोग बोल रहे थे कि हमें वन-बिसाका से ऑफेंसिव भी चाहिए, डिफेंसिव भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे भैया उसका डिफेंस देख लो यार,
क्या करते हैं दोनों, ऊपर से आपकी 2 मिडफील्डर देखो, हर तीसरी मूवमेंट में तो बॉल छोड़ देते हैं वो। अपने देश के लिए खेलते हैं तो बॉल नहीं छोड़ते, हमारे लिए खेलते हैं तो भैया बॉल छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप बॉल छोड़ रहे हो, पीछे आ रही है बॉल, अब मैं बोल रहा हूँ उसको आगे भी जाओ, सिंपल सा सिचुएशन है, मतलब जो ये हमको सोचना चाहिए। और प्लस सब ये क्या है कि कुछ सालों से मुझे लगता है कि आप इनको बताते हैं कि आप ड्रिबल ही कर रहे हो, ड्रिबल ही कर रहे हो, पास नहीं कर रहे हो, ड्रिबल ही कर रहे हो। और दूसरे क्लब से अच्छा क्या करते हैं, अपने प्लेयर्स को छुपाते बहुत अच्छे तरीके से हैं। 2 वजह है इसकी छुपाते कैसे हैं, एक तो इनका फैन बेस अच्छा नहीं है, मतलब इतना वोकल हमारा आर्सेनल का है। सेकंड सबसे बड़ी बात है कि ये अपने प्लेयर को खुश रखना जानते हैं कि इनको कैसे भी खुश रखना है। मैं हमारे सब बर्नार्डो सिल्वा को खुश नहीं रख पाता, परहैप्स अगर वो मेरी टीम पे होते हैं कि मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल ही नहीं रहे हैं, वो तो इंजर्ड है, तब मारे हम उन्हें पैसे दे देते, जितना हम उन्हें पैसे दे देते, वो खुश रहते। पैसे तो हमारे पास एक ही फैक्टर है खुश रखने का कि पैसे दो यार, बस। लास्ट सिचुएशन पता क्या बन जाती है, आपको ना एज अ फैन भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखना अपना क्लब एट द हाईएस्ट लेवल, एट द बेस्ट पोजीशन। मुझे ये भी पता है कि ये लोग पैसा नहीं खर्च करेंगे। अब मुझे ये देखना है कवानी आए हैं तो मुझे पॉजिटिविटी से लाओ उनको, जो हो गया सो हो गया, हर सीजन में यही होगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यूनाइटेड से कि यूनाइटेड सेंचो उपमेकानो और एक और प्लेयर कोई भी साइन कर लेगी हाई प्रोफाइल का, इम्पॉसिबल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, नोइंग द फैक्ट कि नेक्स्ट सीजन भी आपको रमेरो रोहो जैसे प्लेयर को ऑफलोड करना पड़ेगा। ये तो भगवान की कृपा मारो कि कोंटे हैं तो ले लिया उन्होंने सेंचेस को, अदरवाइज तो वो भी इधर ही होते, कहाँ जाते वो। इस क्लब बोर्ड से एक्सपेक्टेशन लो करनी पड़ेगी, मैनेजर को अच्छा सपोर्ट करना पड़ेगा मेरी तरफ से, और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजर को शॉर्ट टर्म गोल बनाने पड़ेंगे और प्लेयर्स को अपनी पोजीशन पे अच्छा खेलना पड़ेगा। प्रीमियर लीग टफ है आजकल के टाइम पे, जो प्रीमियर लीग 2012-13 में थी वो प्रीमियर लीग आज नहीं है। टॉटनहम हॉटस्पर को देख लो, एक से एक प्लेयर है, लीग जीत सकते हैं इसी टीम से। अगर कोई मेरे को ऐसा बोले कि टॉटनहम हॉटस्पर से आप लीग नहीं जीत सकते, तो मैं बोलूंगा भैया तो कब जीतेंगे आप लीग, जब हैरी केन का भी आपके पास सब्स्टिट्यूट है अब तो यही सिचुएशन है, हमको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। प्लस सबसे बुरी अच्छी बात क्या होनी चाहिए, जब हमारे प्लेयर खेले ना, अगर हम गंदा भी खेले ना तो हमको लगे नहीं चलो उन्होंने एफर्ट दिया, बस वही बात रह जाती है, अच्छी या बुरी टीम है। और यही सिचुएशन रह जाएगी हमारे इस सीजन एंड करने में। लास्ट सीजन में क्या हो रहा था, हमने एंड तो अच्छा किया बट प्लेयर्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस नहीं दी। इस सीजन में क्या कर सकते हैं ये, अगर टॉप 4 क्रैक करते हैं तो टॉप 4 अगर चाहे माइल्स बिहाइंड भी हो मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल से, तो टॉप 4 अगर क्रैक करे तो ऐसा लगे कि इन प्लेयर ने अपना एफर्ट 100% दिया था, अब बोर्ड को अपना काम करना है बस। तो पिछले साल भी तो यही हुआ ना यार, क्वालिटी मतलब आप ये पिछले साल भी तो यही हुआ, प्लेयर्स ने अपना 100% दिया बिना किसी सिर्फ ब्रूनो एक बड़ी साइनिंग थे, ठीक है, जनवरी में लगा लो। अब मैगवायर ओवर प्राइस हमने एक बोर्ड ने खरीदा है, उसमें प्लेयर्स की ना मैनेजर किसी की गलती नहीं है कि उन्होंने 80 मिलियन दिया मैगवायर के लिए, ठीक है। प्लेयर्स ने अच्छा करा, प्लेयर्स वुड अगर मैं उस स्क्वाड का प्लेयर होता, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा होता कि हमारे स्क्वाड में रीइंफोर्समेंट्स आएंगी, ठीक है, हमें प्लेयर्स चाहिए। सबको पता है, शॉ ने पब्लिकली बोला था मैच के बाद कि यार हमें प्लेयर्स चाहिए और हमें प्लेयर्स आएंगे तो अच्छा रहेगा, सही होगा, ठीक है। वही बात है कि प्लेयर्स, अब हम पॉग्बा को ब्लेम कर देते हैं कि यार वो अब जाता है फ्रांस में खेलने, फिर बोल देता है कि मुझे मैड्रिड जाना है। पॉग्बा जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग रेडी था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लास्ट ईयर, ठीक है। तो अब पॉग्बा की जगह आप भी हो गए यार, आप एम्बिशियस होकर आप, ठीक है, आप पैसे के लिए नहीं खेल रहे, अगर आपके पास एम्बिशन है तो आप यूनाइटेड में नहीं रहोगे, ठीक है। तो उस चक्कर में हम पॉग्बा को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं यार, हम पॉग्बा को ब्लेम नहीं कर सकते हैं उस चक्कर में, क्योंकि उसके पास एम्बिशन है इंसान के पास। वही बात है कि वो एक इतना मोटिवेटेड क्यों खेलेगा अगर उसे पता लगा मतलब उसके लिए कुछ नहीं कर रहा अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरीज जो भी हैं, ठीक है ना। वो बात हो जाती है कि वही मोटिवेशन के फैक्टर बहुत डिफरेंट है हर प्लेयर के लिए, और हर प्लेयर को खुश रखना मैनेजर का काम भी है, ठीक है। बेंच पे खिलाना नहीं खिलाना वो सब बातें नो डाउट मुश्किल हैं, पर आई थिंक बीइंग अ यूनाइटेड का मैनेजर आपको आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आती तो आपके पास ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो आपको सिखा सके। और जो हम टैक्टिकली बातें कर रहे हैं, अगर हमारे पास जैसे कैरिक, जैसे आपने बोला कैरिक हमारे पहले प्लेयर रहे हैं, प्राइम टाइम पे डाउनफॉल में भी रहे हैं, अब हमारे एज ए कोच हैं, अगर उन्हें पता लग रहा है कि हमें ऐसी कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं हम अपने स्टाफ में, तो ऐसी एडिशंस ओले, कैरिक, ऐसे हर प्लेयर को, हर मैनेजर या हर स्टाफ को पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं। और टाइम जतिन हम दे रहे हैं, हम 7-8 साल से टाइम ही दे रहे हैं। बीइंग अ यूनाइटेड हम टॉप 4 में, टॉप 4 उम्मीद कर रहे हैं हम यार, इससे ज़्यादा टाइम क्या दें। देखो
सबसे पहली बात क्या है, मार्शियल और रशफोर्ड का जो करियर था, जो हमारे दो मेन स्ट्रीम प्लेयर थे, वो जोसे मोरिन्यो के टाइम खत्म हो गया। एक तो वो क्लब से बोर्ड से परेशान थे कि उनको पेरिसिच चाहिए था। पेरिसिच एक फोटो में लग भी, तब मैं और अरिंदम भाई साथ में काम करते थे, तो मैंने बोला थोड़े अलग अलग साइन हो जाएंगे। मैंने बोला हाँ साइन हो जाएंगे। अब इन दोनों को चांस नहीं देते थे। इनको क्या बोलते थे जब ये गए नहीं थे, जब जोसे मोरिन्यो थे, यार इन दोनों को चांस नहीं दे रहे, इन दोनों के आपने 2 साल बर्बाद कर दिए। 2 साल तो उनके उधर ही बर्बाद हो गए। लास्ट सीजन था, मैंने पहले भी बोला, कभी भी एवरेज प्लेयर्स ही है, टॉप ऑफ द टॉप क्लास, तो मतलब मेसी रोनाल्डो, उसके बाद जो ब्रैकेट आता है वो एम्बापे टाइप्स का आता है। मैंने कभी भी 5 एवरेज प्लेयर को किसी ऐसे क्लब में जो डीमोटिवेटेड हो उसको टॉप क्लास राइड लेते हुए नहीं देखा था। लास्ट सीजन गोल इस वजह से हो गए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इतनी सीजन में पेनल्टीज नहीं मिलती कभी, जितनी रियलिस्टिक पेनल्टीज पिछली सीजन हमको मिली है। मैं तरस जाता ना मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेनल्टी देखते हुए। लास्ट सीजन जितनी पेनल्टीज मिली और जितनी इन्होंने मिस की है, अदरवाइज तो सिचुएशन कितने रशफोर्ड के गोल ने, 11 गोल है ना, फिर तो बात तो वही है ना सेम आपकी। अब ब्रूनो फर्नांडिस उसके गोल खा जा रहा है। इन सब की दिक्कत क्या है कि अगर हम ट्रांसफर सीजन भी हटा ले, जैसा भी हटा ले, ये लोग करते तो सेम सिचुएशन है ना जो हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब हम इनको जेलअप भी तो करते हैं। अब जोसे मोरिन्यो के इनको टाइम नहीं मिला, बेचारे ओली के अंदर अच्छा खेले, एक सीजन इनको मिला है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे इनसे? कुछ नहीं करेंगे। और प्लस ये भी तो खुद डेवलप नहीं होते हैं ना, टाइम तो तब देना ही पड़ेगा क्योंकि ये हिस्टोरिकली सबसे बुरा मोमेंट है यूनाइटेड की हिस्ट्री का। मैनचेस्टर सिटी टाइटल जीतता है, लिवरपूल टाइटल जीतता है, आपका क्लब आर्सेनल भी एफए कप ले जाता है। लास्ट 2 सीजन जो हुए हैं हिस्टोरिकली से बुरा सीजन तब हो सकता है कि लीड्स प्रीमियर लीग जीत जाए और लिवरपूल चैंपियंस लीग जीत जाए, तो आप बोल देंगे भाई इससे बुरा मोमेंट हो गया है। अदरवाइज तो सिचुएशन सेम ही है। फिश रूट्स फ्रॉम द हेड डाउन, और ये सारी फिश हेड से रूट हुई है। हम डेविड डे जैसे प्लेयर को जो 2 मैच पूरा खेलता है ना, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि डीन एंडरसन जैसा प्लेयर है, हमारे को 2 पॉइंट दे सकता है। हम तरस रहे हैं 2 पॉइंट्स के लिए बेसिकली। क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि कोई डी के अंदर, अब मेरे को बताओ, मैं आधे दिमाग का फुटबॉल का प्लेयर हूँ, चलो सपोज करो। कैलिक तो एक इंडस्ट्रियस प्लेयर है ना, उसको नहीं होगा पता कि भाई इसको डी के अंदर रहना है, उसने नहीं देखे होंगे स्ट्राइकर यार अपने टाइम पे। बट अगर प्लेयर के पास वो ताकत ही नहीं है डी के अंदर रहने की, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें? वो स्पोर्ट स्ट्राइकर नहीं है, मार्शियल स्ट्राइकर नहीं है। आप कवानी को लाए हैं, आप उनको सपोर्ट करो। मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास कोई सीनियर आएगा ना, चाहे बूढ़ा भी हो, उसकी टाइपिंग स्पीड कम भी होगी, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मेरी नॉलेज ज्यादा है टेक्नोलॉजिकली, बट मैं उस बंदे से पता क्या सीखूंगा कि उसने अपने एक्सपीरियंस में क्या गलतियां नहीं की जो मैं नहीं करूंगा। परहैप्स उस तरीके से हर साइनिंग की वैल्यू होती है, हर साइनिंग को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। एक आपका कोचिंग सिस्टम अच्छा हो, दूसरा जब मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ, मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाता हूँ? कि मुझे अच्छा अगले दिन काम अच्छा करना है। तो परहैप्स अगर उनमें भी वो एबिलिटी है तो वो भी करेंगे, अगर उनमें वो एबिलिटी नहीं है परहैप्स उनको ऑफलोड ही करना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट है कि बहुत स्ट्रांग हो गई है। और किसने सोचा था कि एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हम यूनाइटेड फैंस बैठ के बात कर रहे होंगे और यूनाइटेड का मैनेजर ओले गुनर सोल्शायर होगा और स्पर्स के मैनेजर होंगे मोरिन्यो और एवर्टन के होंगे एंचेलोटी, जो कि वर्ल्ड के शायद सबसे बड़े मैनेजर्स हैं। तो आज हम इस दौर में, यही हमारी रियलिटी है प्रीमियर लीग की। तो लेट्स क्विकली सम अप, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो आने वाले आई थिंक 7 फिक्सचर्स हैं, 7 फिक्सचर्स यूनाइटेड के पिछले प्रॉब्ली 7 साल या 8 साल के सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेच ऑफ फिक्सचर्स हैं। इतने स्ट्रॉन्ग फिक्सचर्स बैक टू बैक कभी हमें नहीं मिले। एक तो हम चैंपियंस लीग में भी इतने रेगुलर नहीं थे, तो अपने में ही वो भी एक नया चैलेंज है कि हमें फिर से चैंपियंस लीग रेस में अपने आप को प्रूव करना है। सारे प्लेयर्स के लिए कॉमन नहीं है एक दूसरे के साथ चैंपियंस लीग खेलना, तो ये एक नई चीज उनके लिए भी है। और जिस तरह के फिक्सचर्स है, न्यूकासल ऑन संडे, इस संडे से शुरू कर रहे हैं न्यूकासल, वो भी अवे, और न्यूकासल ने अभी स्पर्स के साथ एक ड्रॉ किया है 1-1। तो PSG अवे, उसके बाद फिर चेल्सी एट होम, फिर लाइप्जिग एट होम, फिर आर्सेनल एट होम, फिर इस्तांबुल अवे, और उसके बाद एवर्टन अवे। तो ये 7 ऐसे फिक्सचर्स है जो शायद वो कर दिखाएं जो अभिमन्यु को जिस चीज का डर है, जिस चीज का हम सबको डर है। ये शायद वही 7 फिक्सचर है जो ये चीज को बिल्कुल इस पे एक ठप्पा सा लगा दे कि ये ओले के जाने का टाइम आ गया और अगली इंटरनेशनल विंडो से पहले कुछ गलत देखने को मिल जाए। तो लेट्स जेन्युइनली एनालाइज कि ऐसा क्या था उस स्पर्स के मैच में जो
हमने गलतियां की जो हमें इन 7 मैचों में नहीं करनी है, और कितने चांसेस हैं कि इन 7 मैचेस से हम कितने रिजल्ट्स ला सकते हैं, कितने ड्रॉज हो सकते हैं, कितने लॉसेस हो सकते हैं आपके हिसाब से? तो एनीवेज अर्नब, बात करते हैं जो आने वाले कुछ फिक्सचर्स के बारे में। जैसा आपने बोला 7 बहुत ही डिफिकल्ट फिक्सचर्स है। पीएसजी है, आरबी लाइप्जिग है, चेल्सी है, आर्सेनल है, एवर्टन है। बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स आने वाला है, बट मुझे लगता है आई विल बी अ बिट पॉजिटिव। मुझे एटलीस्ट अभी भी मेसन, मार्शियल, मार्कस, ब्रूनो, पोग्बा, इन पे काफी ट्रस्ट है इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग. We just need to be a bit more disciplined, organized. I'll keep it positive. मुझे लगता है कि instead of this being a breaker 2 weeks, I think कि अगर हम पहले 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके जीत सकते हैं, तो उसके बाद हमें वो कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक दिस टीम इज सो मच अबाउट कॉन्फिडेंस, लाइक्स ऑफ मार्शियल, रैशफोर्ड खास करके, और इनफैक्ट मेसन भी। मुझे देख के ये खराब लग रहा है कि वो शूट कर रहे हैं अब और ऑन टारगेट नहीं हो रहा है। आई डोंट वांट हिम टू लूज हिज कॉन्फिडेंस और वो शूट करना बंद कर दें। तो आई थिंक कि 1-2 मैचेस अगर हम संभाल लेंगे, आई थिंक दिस कैन बी द मेकर ऑफ द सीजन इंस्टेड ऑफ द ब्रेकर. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर दैट. नेक्स्ट 7 मैचेस वो बहुत टफ है. सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी अप्रोच होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि शायद नहीं भी होगी, आपको बेसिक्स में काम करना है. फॉर्मेशन सब अच्छी हो जाएगी, एक बार बेसिक्स में काम करोगे. 3 भी खिला दिया है, 2 भी खिला दिया है, अब टाइम है शायद ओनली कोई मतलब एक डंडा देने वाली बात हो जाती है ना आप पे, और इन लोगों को प्यार से वो चीज़ सहनी पड़ेगी. सिंपल सी बात है, जो रॉय कीन बोलते हैं, मैं लग नहीं बोलूँगा. आपको अपने टीममेट्स के लिए कवर अप करना है, आपको मैक्सिमम पोटेंशियल क्या रखनी है. अगर आप सेम फॉर्मेशन खेलते हो, बॉल कम लूज करो जिससे प्रेशर डिफेंस पे कम जाए. एट द सेम टाइम अगर वो प्रेशर ऑब्जर्व कर पाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. जब किसी पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो आपके लिए 2 यार्ड भी ज़्यादा दे सकता है. बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो 2 यार्ड नहीं देगा. सिंपल सी मिस्टेक्स है. ये मिडफील्ड ही ब्रेक करेगी, ये मिडफील्ड ही बनाएगी. क्योंकि अगर मैं बेन बिसाका को भी बोलता हूँ एज ए मैनेजर कि आप सिंपल खेलिए अपने डिफेंसिव गेम के लिए, बहुत प्लेयर आके देख लेंगे. ब्रूनो पास दे देंगे कवानी को एरियर में, और मुझे लगता है कि अगर एयर पे कवानी मारेंगे तो जितने पास हम देते हैं वो सफिशिएंट है. टैलेंट आ रहे हैं, अदर अपॉर्चुनिटीज है, न्यू साइनिंग्स है. अब इनसे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए और छोटी छोटी गलतियों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि टीम तो ज़्यादा स्पेक्टेकुलरली बढ़ने नहीं वाली है. कोई इंडिविजुअल स्ट्रेंथ अगर अच्छी भी है तो एट द एंड ऑफ द सीजन होंगे ना. 2-3 मैचों में तो सिर्फ वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होगी. और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप हेडर मारें वैसे गोल जाएं, प्लस ऐसा नहीं होगा ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदर देन ग्रीनवुड जो भी स्कोर करे वो सीधा स्पेक्टेकुलर स्कोर ना करे. स्पेक्टेकुलर कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं लाते, कंसिस्टेंसी लाते हैं टीम गोल्स. टाइम लगता है, तो वैसी सिचुएशन पे जाइए, दिसंबर तक ठीक हो जाएंगे. वैसे नहीं जाएंगे तो सिमिलर सिचुएशन. लेकिन 7 में 4 प्रीमियर लीग मैचेस है, 3 चैंपियंस लीग. कितने जीतेंगे हम, कितने ड्रॉ होंगे, कितने हारेंगे? एक एग्रीगेट टोटल मैचेस 7 है ना. 4 और 3 कर लीजिए, दोनों बिल्कुल ही अलग कॉम्पिटिशंस है. और ये भी याद रखने वाली चीज है कि 3 प्रीमियर लीग मैच न्यूकासल, चेल्सी और आर्सेनल, तीनों में मार्शियल अवेलेबल नहीं होंगे. तो कवा दे स्टार्टिंग से भी नहीं है ना कवानी भी. मुझे लगता है कि मैं तो अच्छे बोलूँगा 4 जीत सकते हैं हम, 2 हारेंगे या 1 ड्रॉ होगा, अगर छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे. अगर तो नहीं करेंगे तो फिर तो 4 हार भी सकते हैं. बट वही है ना कि मैं कोई भी इस पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता. क्यों नहीं दे सकता? नहीं, ये तो सिर्फ प्रेडिक्शन है जतिन. नोबडी इज गोइंग टू होल्ड इट अगेंस्ट. बस 4 ही जीते, बस 4 ही जीते, क्योंकि मुझे महीना थोड़ा अच्छा काटना है. हंच की बात है, 4 का हंच है. चलो बढ़िया. अभी 4 ही जीते. आई थिंक जैसा आप कह रहे कवानी, बट कवानी अभी तक आई थिंक आइसोलेशन में ही है, क्वारंटाइन ही है उनका. तो आई डोंट कसल मैच में वो भी स्टार्ट करेंगे, तो इन ऑल लाइकलीहुड राशफोर्ड को फॉरवर्ड लाइन में देखने को मिलेगा एज अ लोन स्ट्राइकर. प्रोबब्ली एक तो चीज मैं मेसन को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं एज अ लोन स्ट्राइकर. मेसन आई थिंक राइट पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राशफोर्ड ने काफी बार सीजन में सेंट्रली स्टार्ट कर लिया है. अब 1-2 बार वो खेल चुके हैं सेंट्रली, अच्छा ही खेले हैं वो. इनफैक्ट लेफ्ट में जितना अच्छा खेलते हैं मेरे हिसाब से, उससे अच्छा उन्होंने सेंट्रली खेला है इस सीजन. तो उसके अलावा आई थिंक देयर इज अ चांस कि पोग्बा को लेफ्ट साइड में फिर से शिफ्ट किया जाए इस मैच के लिए, या वैन de Beek को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया जाए. तो व्हाट डू यू थिंक? यही सेम क्वेश्चन. 4 प्रीमियर लीग गेम्स, 3
चैंपियंस लीग के गेम, देखो चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज बेसिकली, क्या लगता है क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या हंच की बात हो रही है ये, तो हंच क्या लगता है? हंच या होपफुल क्या चीज? हंच तो बहुत बुरा चल रहा है। दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का तो एक अगर बड़ा बना सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों चलेंगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये होंगी हमारी कि हम एटलीस्ट प्रीमियर लीग के 4 मैचेस में हम ट्राई करें 7 पॉइंट्स मिनिमम, ठीक है। अगर हम 7 पॉइंट्स ट्राई करें, मैं ये नहीं बोला कि 4 मैच 12 के 12 चाहिए हमें, वो इस टाइम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा क्योंकि एवर्टन आज तक की सबसे बढ़िया फॉर्म में जा रही है, आर्सेनल भी अच्छी फॉर्म है, चेल्सी भी ठीक है। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी न्यूकासल का मैच। वी नीड टू गो बिग। न्यूकासल में स्टार्टिंग से अटैक चाहिए, ठीक है। डिफेंस पे हमें बॉल ही नहीं आने देनी यार, और ये स्टार्टिंग प्लेइंग फ्रॉम बैक तो बहुत ही बेकार चीज़ है हमारे सेंटर बैक्स के लिए, वो हमें जचता ही नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट वी शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट। और न्यूकासल में हमें एक बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए। स्कोर बड़ा नहीं मैटर करता है जितनी परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है, ठीक है। अगर बड़ी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि अगला मैच PSG अवे है, और PSG अवे लास्ट टाइम हमें पता क्या हुआ था, माउंटेन्स आर देयर टू बी क्लाइम्ड, वी कैन क्लाइम द माउंटेन्स, वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। आई होप जब भी कवानी आए फुल फिट आए, एंड आई होप कि वो पैसे के लिए ना आए, ही वांट्स टू परफॉर्म। आई जस्ट होप दैट अगर वो परफॉर्म करने आए तो किसी भी फैन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अ ग्रेट डील इन हिज पास्ट एक्सपीरियंस, और बहुत ही कलरफुल सीवी के साथ आते हैं वो यूनाइटेड में। और बात कर रहे हैं जब प्रीमियर लीग का बता दिया, PSG हमें ड्रॉ भी सही रहेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज होगा लिप्सिक का मैच, हमें वो ट्राई करना है जीतने का, ठीक है। बेस्ट चांस हमारा ग्रुप स्टेज में होगा सेकंड पे आना, क्योंकि आई डोंट थिंक PSG को टॉप करना वुड बी रियलिस्टिक टारगेट ग्रुप स्टेज में इस पॉइंट पे। तो लिप्सिक को हराना बहुत जरूरी है, और जो तीसरा क्लब है, आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर नेम, हाँ इस्तांबुल, उनको हराना बहुत जरूरी है। तो ये PSG अगर हम हार भी जाते हैं बट अच्छे परफॉर्मेंस के बाद हारते हैं तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। लिप्जिग और इस्तांबुल को हराना हमें बहुत जरूरी है। लिप्जिग का गेम हमारा होम गेम भी है, तो दैट इज द फिक्सचर जो हम किसी भी हाल में हमें के लिए जाना चाहिए। वी शुड गो ऑल आउट, क्योंकि इवन इफ वी बाय गॉड मतलब किसी अगर कोई भी बुरा कुछ होता है और हम वो मैच हार भी जाते हैं जस्ट गोइंग फॉर द विक्ट्री, तो भी वी विल हैव अ सेट ऑफ गेम्स कमिंग फॉरवर्ड। सिर्फ दूसरा ही गेम होगा वो, तो 4 मैच में वी कैन पुट इट राइट अगेन, तो दैट शुड बी एन ऑल इन गेम फॉर अस, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं। आई हैव अ फीलिंग गाइस कि PSG का मैच किसी तरह से हम जरूर ड्रॉ करेंगे। इनफैक्ट आई थिंक बोथ द लेग्स अगेंस्ट PSG प्रॉब्ली विल बी ड्रॉज, क्योंकि एक वो मैच है ये जिसमें हम ओले और यूनाइटेड की टीम को पता है कि उन्हें डिफेंड करना है, तो जब हमारी स्क्वाड को ये पता रहता है कि हम अटैक नहीं करेंगे, हमें डिफेंड ही करना है, तो हम सिटी के होम में भी जाके हरा के आते हैं। तो ये उसी टाइप का परफॉर्मेंस, एक लो एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस होगा, उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन भी लो है। आई फील कि दोनों मैचेस में हम ड्रॉ ले सकते हैं इसमें। तो ऑल आई सी लाइप्जिग का मैच एज यू सेड मेरे हिसाब से बड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैं इससे भी बहुत अग्री करता हूँ कि 7 पॉइंट्स आउट ऑफ द 4, तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि वी विल एंड अप विथ अबाउट 7 पॉइंट्स इन द प्रीमियर लीग एंड अबाउट 5 पॉइंट्स एटलीस्ट, आई थिंक 5 पॉइंट्स इन द चैंपियंस लीग, विच आई थिंक 3 मैचेस के एंड में एक बुरा रिटर्न नहीं होगा, कंसिडरिंग कि हमारा सेकेंड राउंड ऑफ मैचेस प्रॉब्ली विल स्टार्ट विद इस्तांबुल अगेन, तो विच विल बी एट आवर होम, so which won't be bad, I think. So getting a 3-pointer in that would be 8, which will make it a very comfortable match against away at probably PSG, away at Leipzig, तब हमारे होम पे होंगे। तो I think we will have to go for 5 points, Istanbul against 3 and minimum 2 points against PSG and Leipzig to find ourselves in a strong position. But that was a great discussion, guys. कुछ ज़्यादा ही लंबा अभी डिस्कस किया हमने, डिटेल में डिस्कस किया, तो यूनाइटेड फेथफुल्स के इस एपिसोड को यही क्लोज करते हैं। थैंकफुली हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आके क्लोज कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अब लुकिंग फॉरवर्ड टू संडे, काफ़ी सारे और शोज पे हम आएंगे दिस वीक, बट वी विल बी बैक विद यूनाइटेड फेथफुल्स आफ्टर आवर मैच अगेंस्ट न्यूकासल ऑन संडे अर्ली मॉर्निंग। तो बेसिकली संडे इवनिंग को वी विल बी देयर एंड वी विल कैच यू सून अगेन। सी यू गाइस। अपने प्रीमियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडियन फैन चैनल रेड डेविलरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज बताइए और सबसे जरूरी बात, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। So let's continue on this journey and express our love for the greatest football club in the world. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United!